अध्याय 1662। केवल अंदरूनी लोग ही जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। अब आप ऐसे हैं, कंपनी में कोई भी सक्षम नहीं है। हु खिएम को आपकी जगह लेने दीजिए, चाहे आप कुछ भी कहें। वह आपका छोटा भाई है, बाहरी लोगों से बेहतर है। जियांग तुआन के अपने विचार हैं। जियांग मैट हान के अलावा नाम थान सबसे करीबी व्यक्ति है और जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करता है। जब वह किसी समस्या को हल करने के लिए कंपनी के पास नहीं जा सकता, तो वह नाम थान को इसे हल करने में मदद करता है। 8221। जैसे ही ग्यांग तुआन ने बोलना समाप्त किया, खाओ मिन्ह दीम ने तुरंत अपना मुंह खोला और कहा, यह सही है मैट हान। हु खिएम का आपसे खून का रिश्ता है, कोई और वास्तव में आपकी परवाह कैसे कर सकता है। जियांग मैट हान ने जोड़े को उदासीनता से देखा। चिंता का एक शब्द भी नहीं, वही शक्ल, लेकिन उसने कहा कि वह उसकी बहुत परवाह करता है। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, तो तुम दोनों सचमुच मेरी परवाह करते हो। तुम आज मेरी वजह से यहाँ आए हो, अपने बेटे की वजह से नहीं। ग्यांग तुआन का चेहरा थोड़ा अपठनीय था। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, खाओ मिन्ह डायम ने उसे रोक दिया, इस डर से कि वह अपना गुस्सा रोक नहीं पाएगा और ग्यांग मैट हान पर उपद्रव करना शुरू कर देगा। पहले मुँह, हमें वास्तव में परवाह है। मैंने सारी खबरें देखी हैं। अगर मैं अपने आसपास के लोगों पर भरोसा कर पाता, तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आसपास के लोग हैं। मैं बहुत बेकार हूँ। खाओ मिन्ह डायम ने समाचार पढ़ने के बाद वह रातों की नींद हराम कर दी। जो कुछ अरब उसे कई जन्मों तक दिए गए थे, उनका उपयोग नहीं किया जा सका, लेकिन ऐसे ही उसके पंख उगाए और उड़ गई। उसने पीछे सोचा और दर्द महसूस किया। इसलिए वह अपने बेटे को हैंग खांग में लाने और उसे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा बांटने के लिए और भी अधिक दृढ़ था। जियांग मैट हान अपनी लार बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पिछली बार जब आपका बेटा कंपनी में परेशानी देखने आया था, तो क्या आप दोनों को कुछ नहीं पता? आपको मानसिक अस्पताल से कैसे मुक्ति मिली है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे कहते हैं। वह आपका छोटा भाई है, आप ऐसा क्यों कहेंगे? अगर वह कंपनी में गड़बड़ी करने आता है, तो क्या वह मुझे अपना भाई मानता है? जियांग तुआन की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना जियांग मैट हान ने तुरंत वापस पूछा। ग्यांग तुआन का गला रूंध गया और वह खंडन नहीं कर सका। खाओ मिन्ह डायम ने सहायक स्वर में गाया, यह दुर्भावनापूर्ण नहीं है। ग्यांग मैट हान ने ठंडी आंखें मारी। उसका पूरा शरीर ठंडी हवा से संक्रमित लग रहा था। खाओ मिन्ह डायम को अपनी आंखों से डर लग रहा था, इसलिए उसने उन शब्दों को निगल लिया जिन्हें उसने कहना समाप्त नहीं किया था। तुम दोनों जाओ, मैं थक गया हूँ। ग्यांग मैट हान ने मेहमानों को विदा करने का आदेश दिया, क्योंकि वह इन दो लोगों के साथ सही या गलत पर चर्चा नहीं करना चाहता था। मैंने सुना है कि आपने अपना पैर तोड़ दिया है। आपकी कंपनी के लोगों ने कहा कि हु खिएम सबसे अच्छा उम्मीदवार है। मैट हान, तुम मेरे बेटे हो, हु खिएम भी। मैं तुम दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। जियांग तुआन का दिल अभी भी अपने सबसे छोटे बेटे की ओर आकर्षित है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह अपने सबसे छोटे बेटे को कंपनी में लाना चाहता है। पिछली बार मैंने उसे मानसिक अस्पताल भेजा था, चाहे मैंने इसे कैसे भी कहा हो, वह अभी भी मेरा छोटा भाई होगा। अगर यह पहले जैसा होता, भले ही आपने कुछ गलत किया हो, आपको अभी सुधार करना चाहिए, है ना? ग्यांग मैट हान लगभग गुस्से में था। अगर वह पहले सुनना नहीं चाहता था, तो वह चल सकता था। अब चलना सुविधाजनक नहीं है। उसका धैर्य अपनी सीमा तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वह उनसे मिलने आई थी, लेकिन कभी भी उनकी चोट के बारे में नहीं पूछा, बल्कि हमेशा अपने बेटे के लिए लाभ के बारे में पूछा। पिताजी, छोटा भाई, उसे बस अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। हु खिएम आपका छोटा भाई है।
नामथान नाम का व्यक्ति आपसे खून से संबंधित नहीं है। आपको खून और पानी के बीच अंतर करना होगा। नामथान का मुझसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरी कार दुर्घटना हो गई थी क्योंकि वह हमेशा मेरे साथ था। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे रिश्तेदार क्यों नहीं आए? जियांग मैट हान ने शांति से पूछा। उसकी आवाज गंभीर और क्रूर थी। उसका दिल दर्पण की तरह साफ था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वह उन दोनों के साथ बहस करने को तैयार नहीं था। वे बस क्यों नहीं जाते? मैट हान, महाप्रबंधक ग्यांग। इस समय नामथान ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। गियांग तुआन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने ठंडी आंखों से उसकी ओर देखते हुए उसे वापस निगल लिया। क्या बात है? तुम बिना खटखटाए अंदर क्यों आए? नामथाने ने कहा। मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया। दरवाजा खुला है, लेकिन आपको विनम्र रहना होगा और प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाना होगा। मैं अपने बेटे से बात कर रहा था और आप अंदर आए और हमें रोक दिया। मैंने उसे बिना खटखटाए अस्पताल के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दी। आप क्या सोचते हैं? जियांग मैट हान पहले से ही अधीर था। नामथान, मेरे लिए मेहमानों को विदा करो। मैट हान, यदि आप एक शब्द और कहेंगे तो मैं तुरंत अपनी सारी संपत्ति छोड़ दूंगा और गियांग हुखियम को एक पैसा भी नहीं दूंगा। जियांग मैट हान उसके साथ कारणों पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन जियांग तुआन और खाओ मिन्हदीम बार बार दोहराते रहे कि वे उनकी कंपनी में संपत्ति चाहते थे और चाहते थे कि जियांग हुखियम कंपनी में प्रवेश करें। उनके मुंह से हमेशा आत्मीयता की बातें होती रहती हैं। वे आपसे किस आत्मीयता की बात कह सकते हैं? हर बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह और गियांग हुखीम भाई हैं। लेकिन जब गियांग हुखीम परेशानी पैदा करने और उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए कंपनी के गेट पर भागे, तो उन्होंने गियांग हुखीम से कहा कि यह मेरा भाई है, क्या मेरे लिए ऐसा करना गलत है? वे केवल अंतरंगता पर जोर देते हैं आपके सामने ताकि आप हार मान सकें। तो क्या उन्होंने कभी अंतरंगता के बारे में सोचा है? अध्याय 1663। उसका हृदय ठंडा है, कठोर है, बिल्कुल भी डगमगाता नहीं है। बेहतर होगा कि आप दोनों भविष्य में दोबारा आकर मुझे परेशान न करें। मैं आपके मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं करूंगा, जियांग मैट हान ने अनजाने में कहा। जियांग तुआन का चेहरा भद्दा हो गया था। वह ऐसा था, वह बूढ़ा था, उसके पास पहले ज्यादा बचत नहीं थी। अगर वह दवा और रहने का खर्च नहीं देता तो उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं होता। खाओ मिन डायम से शादी करने के बाद वह पैसे कमाने के लिए कभी बाहर नहीं गई और हमेशा घर के अंदर ही रही। गियांग मैट हान ने उन दोनों के लिए सभी चिकित्सा और रहने का खर्च उठाया, साथ ही आनंद लेने के लिए कुछ बचा लिया। वे तत्काल कुछ शेयर हासिल करने के लिए गियांग हुखियम को कंपनी में लाना चाहते थे ताकि उनके पास अतिरिक्त पैसा हो और वे अब उस पर निर्भर न रहें। लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, जियांग तुआन गुस्से से गुर्राया। मुझे नहीं चुना गया। यदि मैं चुन सकता तो मैं निश्चित रूप से उन्हें अपने पिता के रूप में नहीं चुनता। तुम्हें अभी भी जाना चाहिए। नामथान गियांग तुआन की व्हीलचेयर को धक्का देने के लिए आगे बढ़े। जियांग तुआन गुस्से से दहाड़ा, बाहर निकलो। नामथान बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थे, बस उन्हें बलपूर्वक बाहर धकेल दिया। नामथाना, तुम मरना चाहते हो? जियांग तुआन ने गुस्से में कार के किनारे पटक दिया। उसका शरीर खड़ा नहीं हो सका, चाहे वह कितना भी गुस्सा या धमकी दे रहा हो। वह खुद को कमरे से बाहर धकेले जाने से नहीं रोक सका। गियांग तुआन के बिना खाओ मिन्हदीम ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह पीछे चला गया। मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन महाप्रबंधक गियांग को अभी भी आराम की जरूरत है और उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। भविष्य में यहाँ मत आएं। नामथान को गियांग तुआन के क्रोधित होने की कोई परवाह नहीं थी। आप कौन हैं?
गियांग तुआन ने उसकी ओर इशारा किया, क्योंकि वह इतना गुस्से में था कि उसकी उंगलियां कांप रही थी। नामथान ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, सिर हिलाया और चला गया। खाओ मिन्ह डायम ने व्हीलचेयर को धक्का दिया और नामथान की ओर देखा। यह बहुत ज्यादा है, तुम्हें इस तरह धक्का देने की हिम्मत की जा रही है। उसने तुरंत अपनी आवाज बदली और कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जियांग मैटहान उसे महत्व देता है, इसलिए उसने ऐसा करने का साहस किया। आपके बेटे की कोहनी बाहर है। गियांग तुआन पहले से ही गुस्से में था, लेकिन खाओ मिन्ह डायम के कारण माहौल गर्म होने से वह और भी गुस्से में आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे कहते हैं, आप अभी भी उसके पिता हैं। उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना वास्तव में उसके जैसा नहीं लगता है। खाओ मिन्ह दीम जारी रहा। जियांग तुआन ने गुस्से में डांटा, अब और बात मत करो। खाओ मिन्ह डायम ने बात करना बंद कर दिया। अगर गियांग तुआन मर गया तो गियांग मैटहान उसे एक पैसा भी नहीं देगा। उसने अपने होंठ हिलाए और गियांग तुआन को दूर धकेल दिया। रास्ते में और अधिक ईंधन भरते हुए कहा, तुम्हारा यह बेटा बहुत अनियंत्रित है, तुम्हें और सख्त होना होगा। जियांग तुआन ने पलटकर उसकी ओर देखा, क्या वह और भी सख्त हो सकता है? भविष्य में इसका जिक्र मत करना, उसके पास बहुत हो गया। जियांग मैटहान ने मूल रूप से यह नहीं देखा कि वह कैसा था। हमेशा उसका अनादर करना। इस बार बाहरी लोगों के सामने उन्हें और भी शर्मिंदा होना पड़ा। तो अब हमारे हू खिएम को क्या करना चाहिए? हम अब क्या करें? अब क्या करें? जियांग तुआन इतना निराश था कि वह मरना चाहता था। वह भी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता था, लेकिन जियांग मैटहान इतना कठिन था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अंदर से बहुत गुस्सा है। खाओ मिन्ह डायम के पास अस्थायी रूप से कोई रास्ता नहीं था। अगर उसके पास कोई रास्ता होता तो वह गियांग तुआन की ढोर नहीं खींचती। वर्तमान में गियांग मैटहान अब वह बच्चा नहीं रहा जो वह एक बार था, और उससे निपटना बहुत मुश्किल है। उसके हाथ से चीजें छीनने की चाहत करना कितना कठिन है। कॉमेडी, उसे इसका पछतावा है। उसे और भी दुष्ट होना चाहिए था। अगर उसने उसे इस तरह बड़ा न होने दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। घर की सारी संपत्ति लेकर उन दोनों को भिक्षावृत्ति की तरह जीवन यापन करने पर मजबूर कर दिया। आपको अभी भी हू खिएम को पहले दूसरी नौकरी ढूंढने देनी चाहिए। जियांग तुआन ने नहीं सोचा था कि उसका बेटा जीवन भर इतना मूर्ख रहेगा। अध्याय 1664। उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसे कौन सी नौकरी मिल सकती है? खाओ मिन्ह दीम ने शिकायत की। क्या यह आपकी गलती नहीं है कि आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है और आपने अतीत में कड़ी मेहनत से पढ़ाई नहीं की? इसके विपरीत जियांग तुआन ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। माँ अपने बच्चों को बिगाड़ती हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वह गलत थे या नहीं। खाओ मिन्ह डायम ने कहा, क्या वह बच्चा मेरा अकेला है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, है ना? वहाँ गियांग मैटहान का खाना गटकने के बाद वह गुस्से में आकर मौत के मुंह में जाने वाला था। फिर भी वह उससे बहस कर रहा था। क्या वह सचमुच चाहता था कि वह गुस्से में आकर मौत को गले लगा ले? खाओ मिन्ह डायम ने अपना मुंह बंद कर लिया। अपने दिल में एक और रास्ता खोजने की योजना बना रहा था, जिससे गियांग तुआन ने गियांग मैटहान को जाने दिया जैसे कि यह अब संभव नहीं था। 2 बार ऐसा करने के बाद जियांग तुआन ने धैर्य खो दिया और बहुत समय पहले आशा खो दी थी। अस्पताल के कमरे में नामथान ने अस्पताल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और आगे बढ़ गए। महाप्रबंधक गियांग, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको दूसरे अस्पताल के कमरे में बदल दूं? गियांग मैटहान ने डॉक्टर के साथ बातचीत पूरी कर ली है। वह आराम करने के लिए घर लौट सकते हैं, इसलिए अस्पताल के दूसरे कमरे में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज उसकी वर्तमान चिंता का विषय नहीं है।
उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि वह कहाँ गई थी? नामथान ने उड़ान की जांच की और उत्तर दिया, थाईलैंड। वे दोनों स्पष्ट रूप से जानते थे कि वह थाईलैंड क्यों आई थी, क्योंकि उसका परिवार वहीं था। नामथान जानता है कि गियांग मैट हान के मन में अभी भी टोंग नगोन हाई के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह यह भी जानता है कि गियांग मैट हान के लिए उसका पीछा करना बहुत मुश्किल है। न केवल टोंग नगोन हाई, मुझे डर है कि उसके परिवार के सदस्य भी सहमत नहीं होंगे। वह नहीं चाहते थे कि इस वजह से गियांग मैट हान का दिल टूटे। महाप्रबंधक गियांग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पानी बाहर फेंक दिया गया, तो चाहे आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, इसे वापस लेना मुश्किल होगा। मुझे अब भी लगता है कि आप जाने देना चाहिए। गियांग मैट हान की नज़र में वह नामथान को सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, सबसे करीबी व्यक्ति मानते थे। वह हमेशा जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि उसे बहुत डरा दिया। डर है कि नामथान ने जो कहा वह सही था। बिखरा हुआ पानी समेटना मुश्किल है, टूटना फिर जुड़ना मुश्किल है। उसके और उसके बीच एक जीवन था। यह सोचते सोचते उनकी आंखें नम हो गईं। उसका मूल रूप से एक परिवार था, लेकिन उसने इसे स्वयं नष्ट कर दिया और व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों को मार डाला। हाल ही में वह सो नहीं पाया है, हर रात जागता है। अत्यधिक थके होने के कारण यदि आप सोते भी हैं, तो आपको बुरे सपने आते रहेंगे। नामथान, भविष्य में दोबारा ऐसी बातें मत कहना। गियांग मैट हान ने अपनी भावनाओं को एकत्रित किया। जाओ और डिस्चार्ज प्रक्रियाओं को पूरा करो। नामथान को बच्चे के बारे में नहीं पता था, वह तीसरा पक्ष था। इसे बाहरी दृष्टिकोण से देखते हुए उसे लगा कि पिछली समस्या को दूर करना और साथ रहना वास्तव में मुश्किल था। दर्पण टूट गया था, भले ही उसे गोंद से वापस चिपका दिया गया था, फिर भी उसमें दरारें थी। जब दो लोग एक दूसरे का सामना करते हैं, तो कई बार वे असहज चीजों के बारे में सोचते हैं जो घटित हुई हैं। ये चीजें उनके भविष्य को अलग कर देंगी। पछतावे से केवल मुझे जाने देकर और हम दोनों के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीकर ही छुटकारा पाया जा सकता है। नामथान ने इस बार गियांग मैट हान की बात नहीं सुनी, लेकिन कहा, बॉस को पता है कि जब आपने उससे संपर्क किया था, तो यह सब इसलिए था क्योंकि आपने इसकी पहले से योजना बनाई थी। प्यार कहलाने वाली सभी चीजें इसलिए हैं क्योंकि आप बदला लेना चाहते हैं। क्या वह ऐसा करेगी? पता है, क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा करोगे? बिल्कुल नहीं। वह आप पर भरोसा नहीं करेगी, उस व्यक्ति पर भरोसा करेगी जिसने उसे चोट पहुंचाई और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जिंदगी खत्म कर दी। आपको स्वीकार करने के लिए उसे किस तरह की मनोदशा का उपयोग करना चाहिए? उसने गियांग मैट हान को सलाह दी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे कष्ट हो। यह संभावना है कि पहले तो यह बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन बाद में घाव धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और समय के साथ निशान और अधिक धुंधला हो जाएगा, जब तक कि केवल एक हल्का निशान न रह जाए और कोई दर्द नहीं होगा। हालांकि अगर दो लोग फिर से एक साथ हों, जब वे एक दूसरे का सामना करें, अतीत को याद करते हुए अनुपस्थित रहें, तो उन्हें दर्द महसूस होगा। यदि हाँ, तो एक नया साथी क्यों न ढूंढें और अपना शेष जीवन खुशी से जिएं। गियांग मैट हान ने उसकी ओर देखा, उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठियों में बंध गए। इस समय यह नामथान था। अगर यह कोई और होता, तो उसने उसे बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया होता। अध्याय 1665। भले ही नामथान ने जो कहा वह सही था, हालांकि वह हार नहीं मानेगा। दरअसल बहुत समय पहले मेरे दिल में एक चाचा थे। यह सिर्फ इतना है कि आप इसे नहीं जानते। वर्तमान स्थिति सब उसके द्वारा ही बनाई गई थी। अपने बच्चे को खोने से, उसे खोने से वह बहुत टूट गया था
और भी अधिक यह सोचकर कि वह प्रायश्चित करने और सुधार करने की पूरी कोशिश करेगा। उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पास कोई घर नहीं है। वास्तव में उसके साथ 3 साल तक शादी करने के बाद वह गर्म और शांतिपूर्ण समय घर पर था। भविष्य में ये शब्द दोबारा मत कहना, मैं इसे दोबारा नहीं सुनना चाहता। एक बार और कहो और तुम जा सकते हो। नामथान थोड़ा अचंभित हो गया। काफी देर तक अपनी जगह पर आश्चर्य से खड़ा रहा। यदि आप उसका पीछा करना चाहते हैं तो न केवल उसका बल्कि उसके परिवार का भी। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है, इसलिए इसे अब और मत कहो। गियांग मैटहान जानता है कि नामथान को उसकी परवाह है। उसने कभी भी इस रिश्ते के बारे में किसी और से जिक्र नहीं किया है। यह पहली बार है कि वह उस पर विश्वास करना चाहता है। उन्होंने कहा, नामथान, थोड़ी सी कर्कशता के साथ मिश्रित धीमी आवाज, क्या आप दिल टूटने का एहसास जानते हैं? नामथान ने अपना सिर हिलाया। उसने कभी ऐसे प्रेम का अनुभव नहीं किया जो हृदय को स्पष्ट हो। इसलिए मुझे इसका कभी अनुभव नहीं हुआ। उसे लगता है कि पसंद करने और प्यार करने के बीच एक अंतर है। मुझे पता है, उसके चेहरे पर कोई सामान्य ठंडा और दूर का भाव नहीं था, बल्कि एक प्रकार की ऊब थी। मैं जानता हूँ कि मैं लगभग पिता बन चुका हूँ, लेकिन 8-2-3-0 एक क्षण के लिए उसे सांस नहीं आई। जिस चीज की वह हमेशा तलाश करता था वह वास्तव में उसके ठीक बगल में थी। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वे दिन कितने मूल्यवान थे। दरअसल मैं स्वार्थी हूँ। भले ही मैंने उसे चोट पहुंचाई हो, फिर भी मैं उसे चाहता हूँ। वह जानता था कि उसे आशीर्वाद देना सबसे अच्छा होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसने सब कुछ इस्तेमाल किया, बस उसे वापस उसकी पुरानी स्थिति में खींचना चाहता था। दिन में 3 बार भोजन करना, सोने के लिए एक दूसरे को गले लगाना। वह उसे देखकर मुस्कुराती थी, उसे सहलाती थी। उसने एक बार कहा था, मैटहान, अगर भविष्य में मेरा कोई बच्चा होगा तो मुझे उम्मीद है कि वह लड़की होगी। उस समय जैसे ही उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी, उसका दिल तुरंत हिल गया, लेकिन उसने तुरंत इसे अनदेखा कर दिया और शांति से उससे पूछा, तुम्हें लड़कियां क्यों पसंद हैं? उसने कहा, इस तरह मैं इसे मुर्गी का अंडा नाम दे सकती हूँ, जिसका अर्थ है कि हमारा प्यार खिल गया है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके हृदय में उसे लगा कि यह असंभव है। भले ही वे एक साथ थे और कभी-कभी जन नियंत्रण का उपयोग नहीं करते थे, फिर भी वे शादी के 2 या 3 वर्षों में गर्भवती नहीं हुई थी। उन्हें लगा कि अगर वह गर्भवती होती तो बहुत समय पहले ही ऐसा हो चुका होता। अब इसके बारे में सोचने पर उसे उस समय की अपनी मानसिकता स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि जब वह उसके साथ था तो उसने गर्भधारण से बचने की कोशिश क्यों नहीं की। मुझे यह नहीं चाहिए। अगर मेरा बच्चा होगा तो यह बच्चा मुझे देना होगा, इसलिए मुझे यह नहीं चाहिए। आखिरकार वह पहले अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट नहीं था। शायद उन अनुपस्थित दिमाग वाले कार्यों ने उसके दिल की गहरी भावनाओं को प्रतिबिंबित किया। उसके गर्भवती होने का डर नहीं, शायद 3 लोगों का परिवार। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अवचेतन रूप से अपना शेष जीवन उसके साथ बिताना चाहता है? यदि वह उस समय जाग रहा होता तो वह टोंग नगोन हाय को गर्भवती होने का मौका बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि उस समय वह प्यार नहीं करता था। उसके दिल में सिर्फ बदला होता था। बच्चा होने से बच्चे को दुख होता, इसलिए वह अपनी अंतर्निहित बुद्धि का उपयोग करके इस सिद्धांत को समझता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। असल में मैं अपने बारे में बताऊं, मैं उसे कब पसंद करने लगा, उससे प्यार करने लगा, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। अध्याय 1666। अध्याय 1666। शायद यह पहली बार था जब हम मिले थे।
शायद यह पलक झपकने का मौका था, या शायद यह हमारे साथ बिताए समय के मर्मस्पर्शी क्षण थे। नामथान ने ग्यांग मैट हान को कभी इस तरह नहीं देखा था और सलाह देना जारी नहीं रखा, क्योंकि वह जानता था कि सलाह देना बेकार था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े होने के बाद उसने कभी भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाई, अपनी भावनाओं और नरम आंतरिक भाग को छिपाने के लिए एक मजबूत और ठंडे बाहरी हिस्से का इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब वह उस पर इस तरह विश्वास करने को तैयार है, तो नामथान जानता है, वह बदल गया है। जब से उसे पता चला कि टोंग नगोन हाय अभी भी जीवित है, वह बदल गया था। हर बार जब उसका सामना किसी बाहरी व्यक्ति से होता था, भले ही वह लंबे समय से उसके साथ था, फिर भी उसने कभी कोई खुशी, गुस्सा या उदासी नहीं दिखाई। इस बार उसने ये चेहरा मेरे सामने दिखाया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सबसे पहले नामथान ने सोचा कि क्या उसे इस तथ्य को छिपाना चाहिए कि लैंग्वी ग्यांग मैट हान से भाग गया था, लेकिन अब अगर वह उसे नहीं बताता है तो वह हमेशा टोंग नगोन हाय के बारे में सोचेगा, लेकिन उसका पैर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए तुरंत उसे ढूंढने नहीं जा सकता। अगर उसे लैंग्वी के बारे में पता होता तो शायद वह टोंग नगोन हाय को खोजने में जल्दबाजी नहीं करता। लैंग्वी को मरना चाहने के इरादे ने नामथान को बहुत उत्सुक बना दिया। वह अचानक क्यों चाहता था कि लैंग्वी मर जाए? लेकिन उन्होंने उस महत्वपूर्ण मुद्दे को पूछने की हिम्मत नहीं की। जियांग मैट हान ने अपना संयम वापस पा लिया और पूछा, क्या हो रहा है? बात यह है 8230, लैंग्वी बच गया, नामथान ने जवाब दिया। क्या? जियांग मैट हान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह किसने किया? क्योंकि केवल लैंग्वी ही निश्चित रूप से बच नहीं सकता। यह निश्चित था कि मदद मिलेगी, इसलिए उन्होंने यह नहीं पूछा कि क्या हुआ, बल्कि यह पूछा कि यह किसने किया। निदेशक एनजीओ के बगल वाला व्यक्ति, जिसका विवरण मुझे स्पष्ट रूप से नहीं पता है, कल फिर वहां आएगा। जियांग मैट हान ने भौहें चढ़ाईं। आप और मैं कल एक साथ जाएंगे। नामथान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। कुछ समय पहले ही उनकी सर्जरी हुई थी और वह जमीन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्हें व्हीलचेयर मिली। नामथान एक पल के लिए चुप रहे और फिर सिर हिलाया। दूसरी ओर टोंग यान्सी होटल नहीं गए, यह जानते हुए कि निया सोंग यून की सौतेली संतान नहीं है, बल्कि एक गोद ली हुई बच्ची है। न केवल सोंग यून के प्रति उसका नजरिया बदल गया, बल्कि निया के लिए यह बहुत दुखद भी था। छोटी लड़की अपने माता पिता के बिना अभी भी जवान थी। अगर वह इतनी भाग्यशाली नहीं होती कि उसे एक अच्छे परिवार ने गोद ले लिया होता, तो क्या इस समाज में जीवित रहना बहुत मुश्किल नहीं होता? सुबह में सोंग यून ने कहा कि वह निया को खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन अब वह व्यस्त है और उसे नहीं ले जा सकती। बेशक वह टोंग नगोन हाय को होटल नहीं ले जा सकी, इसलिए वह केवल एक और दिन यहाँ रुक सकती थी। सोंग यून निया को सहजता से मदद करता है, क्योंकि सोंग यून अपनी बात से मुकर गई। फिर शब्द का प्रयोग क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार नहीं है। निया ने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया और यूरोपीय शैली के सोफे पर सिमट गई, जिससे उसका शरीर थोड़ा सा दिखने लगा। छोटी लड़की ने अपने पिता के कारण क्षमा याचना और दया दोनों से अपना सिर झुका लिया। टोंग गोन हाय लंगड़ाते हुए सावधानी से सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर तक लड़की को देखती रही। निया ने कोई आवाज नहीं की, उसने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसने 2 उंगलियां फैलाईं और लड़की की लेस वाली आस्तीन पकड़ ली और धीरे से खींचते हुए बोली, निया, मुझे सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पिताजी बहुत व्यस्त हैं, मैं समझता हूँ। छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें खोली। उसकी लंबी पलकें ऊपर नीचे झपक रही थी।
उसकी स्पष्ट पुतलियां पानी से चमक रही थी। साफ था कि उसका मुंह ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू रुकने की जिद थी। अध्याय 1667। टोंग गोन हाय अचानक एक पल के लिए द्रवित हो गया और छोटी लड़की को अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ा। जब तक तुम्हारे पैर ठीक नहीं हो जाते, तब तक प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ठीक है? उसने धीरे से मनाते हुए कहा। मैं आज मनोरंजन पार्क नहीं जा सकती। क्या आप मुझे पेंटिंग करना सिखा सकते हैं? निया ने बहुत उत्साहित महसूस न करते हुए कई बार पलकें झपकाईं और कहा, पेंटिंग में क्या मजा है? तुम्हें सचमुच पिताजी पसंद है ना? उसने पूछा। निया ने जोर से सिर हिलाया और सकारात्मक उत्तर दिया, बेशक। अगर मैं पेंटिंग बनाना जानता और अपने पिता को देने के लिए खुद एक पेंटिंग बनाता, तो क्या आपको लगता है कि वह खुश होते? निया ने एक पल सोचा, फिर अनिश्चित रूप से बोली, पिताजी बहुत खुश होंगे, निश्चित रूप से मजेदार। टोंग नगोन हाय ने लड़की की मदद करने के लिए सकारात्मक उत्तर दिया। निया थोड़ा झिझकी। ठीक है फिर। टोंग नगोन हाय ने नौकर को पैसे दिए ताकि वह पेंट ब्रश का एक सेट खरीद सके। यदि आप छोटी लड़की को खुश करना चाहते हैं, तो केवल उसका स्केच बनाने से काम नहीं चलेगा। उसे नीले, लाल, बैंगनी और पीले रंग से भरने से उसे खुश करने में मदद मिल सकती है। वह चलने में असमर्थ थी और बच्चे के साथ खेल नहीं सकती थी। वह बच्चे की रुचि जगाने के लिए केवल एक शांत तरीका चुन सकती थी, ताकि बच्चा उसमें डूब जाए और अपनी परेशानी भूल जाए। नौकरानी पेंट का डिब्बा वापस ले आई। उन्होंने नदी के किनारे स्थान व्यवस्थित किया और कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स भी तैयार किए। तुमने पेंटिंग करना क्यों सीखा? निया ने टोंग नगोन हाय की ओर देखा। उसने नौकर को चित्रफलक स्थापित करने में मदद की और उत्तर दिया, जब मैं छोटी थी, मुझे चित्र बनाना पसंद नहीं था। एक चाची को धन्यवाद जिन्होंने मुझे बार बार चित्र बनाने में मदद की, तभी से मुझे चित्र बनाना पसंद आया। अब हमारे जैसा, ठीक है? निया के छोटे से चेहरे पर मुस्कान चमक उठी। टोंग गोन हाय एक पल के लिए रुके और उत्तर दिया, यह सही है। नदी के दूर किनारे पर मुर्गी के अंडे का एक फूल उग रहा है, पूरी तरह से खिले हुए। पंखुड़ियां आधी बर्फ की सफेद और आधी सुनहरी हैं, बिल्कुल छिलके वाले उबले अंडे की तरह। इसलिए इसे फूल का नाम दिया गया है। मैं इसे चित्रित करना चाहता हूँ। निया ने उधर इशारा किया। टोंग गोन हाय ने प्यार से लड़की के सिर को छुआ। बहुत अच्छा। लड़की को बहकाना आसान था। रात के खाने के बाद टोंग गोन हाय ने उसके साथ एक दिन खेला, लेकिन सोंग यून अभी भी वापस नहीं आया। टोंग गोन हाय तुरंत उसे बिस्तर पर ले गया। रात में छोटी लड़की को परियों की कहानियां सुनाएं। निया ने अपना सिर उठाकर उस लड़की की ओर देखा जो उसे एक परी कथा सुना रही थी। उसकी पलकें धीरे से झपकीं। तुम बहुत अच्छी कहानी सुनाती हो। मैंने दिल में सोचा, अगर वह माँ होती तो बहुत अच्छा होता। टोंग गोन हाय को पिछले कुछ दिनों से अच्छा आराम नहीं मिला है। आज निया को सोने के लिए मनाने के बाद वह अचानक सो गया। सोंग यून देर रात लौटा। नौकरानी से पूछो कि आज घर में क्या हुआ। सैली ने कहानी बताई कि कैसे वे दोनों पेंटिंग करने के लिए नदी के किनारे गए थे और उस तस्वीर की ओर इशारा किया जिसे निया ने आज बनाया था, और कहा, यह निया की ड्राइंग है, यह बहुत मजेदार थी। सोंग यून करीब आया, उसे उठाया और एक पल के लिए उसे देखा। यह बहुत बुरा नहीं लग रहा था। वह पूरे दिल से निया का ख्याल रखती है। आज वह बहुत अच्छी है। जब मैंने उसे नहलाने में मदद की, तो मैं आज्ञाकारी रूप से बिस्तर पर चला गया। सोंग यून ने बिना किसी एहसास के अपनी आंख के कोने को थोड़ा सा हिलाया, मानो निया की आवाज सुन रहा हो। आज्ञाकारी बनो, उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यह बच्चा आम तौर पर जानता है कि देर से घर आने पर उसे नींद नहीं आएगी,
इसलिए वह सोने से पहले उसके घर आने का इंतजार करने पर जोर देता है। आज इतना अच्छा होना असामान्य लगता है। मैं जाकर देखूंगा। वह निया के कमरे में गया। 8221 जब मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो अंदर कोई नहीं था। बिस्तर खाली है। वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था, जैसे कि उसे पता था कि निया निश्चित रूप से कमरे में नहीं थी। वह मुड़ा और टोंग गोन हाय के कमरे में गया। दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन एहसास हुआ कि समय बीत चुका था। देर रात। उनका हाथ लगभग 2 सेकंड के लिए हवा में रुका और फिर उन्हें परेशान किए बिना धीरे धीरे पीछे हट गया। अध्याय 1668। आप वापस आ गए। जब सोंग यून मुड़ा तो दरवाजा खुला। टोंग गोन हाय दरवाजे पर खड़ा था। वह एक अजीब जगह पर रहती थी, इसलिए उसकी नींद उथली थी। जब उसने हलचल सुनी तो वह जाग गई। क्या मैंने आपको जगा दिया? सोंग यून ने पलटकर कहा। या क्या यहाँ सोना सुरक्षित नहीं है? टोंग गोन हाय ने सहमति जताते हुए पलकें झपकाईं। भले ही आप थके हुए हों, लेकिन किसी अजनबी के घर में गहरी नींद नहीं आती। क्या आपका पैर बेहतर है? जैसे ही वह बोला, उसकी नजर उसके टखनों के ऊपर पड़ी। टोंग गोन हाय ने सहजता से अपना पैर हटा लिया। बहुत बेहतर, सूजन कम हो गई है और अब दर्द नहीं है। निया का मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। क्या आप मुझे भी रहने नहीं देंगे? टोंग नगोन हाय मुस्कुराए। आप इतनी देर से वापस आए। क्या आपने अभी तक खाना खाया है? सोंग यून ने कहा। नहीं। सैली ने सावधानी से खाना तैयार किया और आई। सर, डिनर तैयार है, चलो एक साथ खाते हैं। उन्होंने आमंत्रित किया। अब रात के खाने का समय हो गया है। टोंग नगोन हाय हंसे। मेरे देश में एक कहावत है, खाते समय बात मत करो, खाना चबाते समय बात मत करो। जब सोने का समय हो तो बिस्तर पर जाओ, दूसरों को परेशान मत करो। अब सोने का समय हो गया है, इसलिए शायद मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकूंगा। सोंग यून ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उसके कारण ने उसे खंडन करने में असमर्थ बना दिया। गुड नाइट, जल्दी सो जाओ। निया, मैं बच्चे का ख्याल रखूंगी। शुभ रात्रि, सोंग यून धीमी आवाज में बोला। टोंग गोन हाय ने दरवाजा बंद कर दिया और सोंग यून भोजन कक्ष में चला गया। निया बिस्तर पर बहुत अच्छी तरह से सोई, टोंग नगोन हाय के बिस्तर छोड़ने से पूरी तरह अनजान। वह बहुत उत्सुकता से बिस्तर के पास खड़ी थी कि एक अविवाहित व्यक्ति सोंग यून ने लड़की को क्यों अपनाया और उसे कल्याण अस्पताल में क्यों नहीं ले गया। अगर वह एक विवाहित व्यक्ति था, एक पत्नी के साथ, एक परिवार वाला था, एक बच्चा गोद ले रहा था, अजीब नहीं है। लेकिन एक अविवाहित लड़के द्वारा बच्चे को गोद लेना लोगों को बहुत ही असामान्य महसूस कराता है। मन में उत्सुकता लिए वह भोजन कक्ष में चली गई। एक कप पानी डाले, डाइनिंग टेबल के सामने बैठे। सोंग यून ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी ओर देखा। वह थोड़ा हंसी। मैं कुछ नहीं कहूंगी। सोंग यून ने खाना खाना जारी रखा। खाना खत्म करने के बाद उसने एक रुमाल लिया और अपने मुंह के कोने को थोड़ा पोंछते हुए कहा, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? टोंग गोन हाय को लगा कि यह आदमी बहुत चतुर था और हमेशा देख सकता था कि वह क्या सोच रही है। हाँ, उसने अपने होंठ हिलाए और पूछा, जब आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आप निया को क्यों गोद लेना चाहते हैं? अधिकांश पुरुष ऐसा नहीं करते, है ना? किसी चीज के लिए नहीं, बस उसे बड़ा करना चाहता हूँ। सोंग यून ने सरलता से उत्तर दिया। जब वह पहली बार निया से मिली तो उसका पूरा शरीर गंदा था। उसे मानव तस्करों ने धोखा दिया था। वह और कुछ अन्य बच्चे एक सुनसान जगह पर एक साधारण कमरे में छिपकर बैठे थे। जब उन्हें बचाया गया तो अन्य सभी बच्चों के चेहरे सामान्य थाई थे। केवल लड़की का चेहरा थोड़ा असामान्य था और वह उन्हें बचाने वाले को धन्यवाद देने में विशेष रूप से सतर्क थी।
बाकी सभी बच्चों को ले जाया गया। फिर केवल लड़की बची। जब मैंने उसके माता पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह एक अनाथ थी, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने लड़की को अनाथालय ले जाने की तैयारी की। तुम्हारे घर वालों को आपत्ति नहीं है? टोंग गोन हाय ने फिर पूछा। वह यहाँ 2 दिनों से है और उसने कभी उसके परिवार को नहीं देखा। सोंग यून ने पानी का एक घूंट लिया, धीरे से गिलास नीचे रखा और कहा, वे यहाँ नहीं हैं। उनके चेहरे के भाव इतने शांत थे कि अन्य लोग उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। मेरी माँ की बीमारी से मृत्यु हो गई। कुछ समय पहले उनकी माँ का निधन हो गया। उनके पिता भी उनके पीछे आ गए। उनके रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। जब से उसे इसके बारे में पता चला, उसने कभी अपने माता पिता को बहस करते नहीं देखा। वह एक बहुत ही स्नेही और प्यार करने वाले परिवार में पले बढ़े थे। अगर कोई कमी थी तो यह थी कि उनके माता पिता ने ही उन्हें जन्म दिया था और बहुत पहले ही उनका निधन हो गया। अध्याय 1669। इस महल की देखभाल के लिए उसे अकेला छोड़ना। निया उसकी बोरिंग जिंदगी को और भी रंगीन बना देती है। सैन्य वर्दी पहनते समय वह बहुत गंभीर दिखते हैं, लेकिन आमतौर पर वह बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। इसका उनके पालन पोषण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मुझे बहुत खेद है। कोई बात नहीं। सोंग यून को कोई परवाह नहीं थी। अतीत बहुत पहले ही बीत चुका था। उसका मूड जल्द ही ठीक हो गया था। जब इसका उल्लेख किया गया तो उसने बस इसके बारे में सोचा। फिर मैं सोने जाऊंगा। टोंग गोन हाय ने समय पर नजर डाली और फिर उठ खड़ा हुआ। सोंग यून ने कहा, चलो चलें। टोंग गोन हाय ने सिर हिलाया और मध्य ब्रेक रूम में चला गया। मिस टोंग, अचानक सोंग यून ने उसे वापस बुलाया। टोंग गोन हाय ने पलटकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े? टोंग गोन हाय ने खुद की जांच की लेकिन कुछ भी अजीब नहीं देखा। पीछे, सोंग यून ने याद दिलाया। टोंग नगोन हाय ने पलटकर देखा कि उसने जो कपड़े पहने थे वे उसके पीछे लुढ़क गए थे, जिससे चिकनी त्वचा का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। उसने थोड़ा शर्म महसूस करते हुए जल्दी से उसे नीचे खींच लिया और जल्दी से बेडरूम की ओर चली गई। उसका पैर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और वह बहुत तेजी से चल रही थी, इसलिए उसके टखने में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने ठंडी हवा का झोंका लिया और खुद को सहारा देने के लिए सहजता से मेज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। शरीर। इस समय सोंग यून ने उसकी कलाई पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। टोंग नगोन हाय को दृढ़ रहना मुश्किल हो गया। तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। टोंग गोन हाय ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। उसने पहले अपना हाथ हटा लिया और बोली, धन्यवाद। बोलने के बाद वह सावधानी से वापस शयन कक्ष में चली गई। सोंग यून अपनी जगह पर खड़ा होकर उसकी पीठ की ओर देख रहा था। 8221। इससे पहले उन्होंने टोंग यानशी को केवल तभी देखा था जब टोंग यानशी ने टोंग ट्रियन बाक और लाम तू ला का दौरा किया था। सबसे गहरी स्मृति उसकी मुस्कुराहट है। उसकी पुतलियां चमकती थी, स्पष्ट और शांतिपूर्ण, सितारों की तरह चमकीली। उसकी आंखों से अन्य लोग देख सकते थे कि वह बहुत खुश व्यक्ति थी। वास्तव में जब वह पहली बार निया से मिला तो उसकी स्पष्ट आंखों को देखकर उसे तुरंत टोंग नगोन हाय की याद आ गई। लेकिन इस बार जब वह उससे दोबारा मिला तो उसकी आंखों में शांति नहीं थी और मुस्कुराकर दूसरों को खुश करने का एहसास भी खो गया। वह वास्तव में उससे पूछना चाहता था कि क्या गलत था, लेकिन उसे अभिमान महसूस हुआ। नहाने के बाद वह काफी देर तक बिस्तर पर लेटे रहे लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आई। सुबह सुबह एक जोरदार हंगामे ने घर की शांति भंग कर दी। टोंग गोन हाय और निया जल्दी उठ गईं। नाश्ते से पहले
उन्होंने टोंग निया को गले लगाया और पेंटिंग करने जाना चाहती थी। सामान पकड़कर दरवाजे की ओर चलते समय एक लड़की अंदर चली आई। जब उसने उन्हें देखा तो चिल्लाकर बोली, तुम कौन हो? आप सोंग यून के घर में क्यों दिखाई दिए? बात करते समय टोंग नगोन हाय के पूरे शरीर पर नजर डालना न भूलें। वो मेरी माँ है, निया ने जवाब दिया। जोंग यानशी 8230। उसने बड़ी बड़ी आंखों से निया की ओर देखा। निया ने अपनी शर्ट का कोना खींच लिया। टोंग गोन हाय को तुरंत समझ आ गया कि लड़की क्या चाहती है, इसलिए वह झुक गया और पास आ गया। निया ने उसके कान के पास जाकर कहा, यह लड़की हमेशा मेरे पापा के आसपास घूमती रहती है और मेरे पापा उसे पसंद नहीं करते और मैं भी उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसे गुस्सा दिलाने का नाटक करने में मेरी मदद करो। अध्याय 1670। टोंग यानशी 8230। क्या आपको इस बात पर अत्यधिक संदेह है कि यह 5 साल की लड़की है? मुझे नहीं पता कि इस छोटे से दिमाग में क्या है। मैं एक बच्चा हूँ। मुझे केवल बच्चों के मामलों की परवाह करनी चाहिए। मेरे पिता के मामलों को मेरे पिता को खुद ही संभालना चाहिए। मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बोलने के बाद उसने चीनी भाषा में समझाया, आपने गलत समझा। मैं केवल कुछ समय के लिए यहाँ रह रही हूँ। मैं कल चली जाऊंगी। उसका पैर काफी ठीक हो गया है और वह कल लौटने के लिए तैयार हो जाएगी। फयाम ने चीनी भाषा सीखी थी, इसलिए वह समझ गया कि वह क्या कह रही थी। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति को देखना थोड़ा आसान था। सोंग यून के कारण उसने चीनी भाषा सीखी। टोंग गोन हाय विनम्रता से मुस्कुराए और निया को बाहर ले गए। निया बहुत खुश नहीं थी, हालांकि उसका मुंह छोटा था। उसने धीमी आवाज में कहा, यह लड़की बहुत अप्रिय है। पिताजी उसे पसंद नहीं करते और फिर भी उससे चिपके रहते हैं। टोंग गोन हाय नदी के किनारे तक चला गया। टोंग गोन हाय ने बेहोश होकर लड़की की ओर देखा। जब तुम अभी बड़ी हो गई हो तो तुम इतनी परवाह क्यों करती हो? मैं नहीं चाहता कि तुम मुसीबत में पड़ो। निया उदास थी। टोंग नगोन हाय ने सभी चित्र प्रदर्शित करना समाप्त किया। बच्चों के लिए कम सोचना अच्छा है। निया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। तुम्हें मेरे पिता की परवाह क्यों नहीं है? उन्होंने तुम्हें रहने दिया। जोंग यानशी 8230। मैं आपके पिता का सम्मान करता हूँ और मुझे रहने देने के लिए आपके पिता का आभारी हूँ। लेकिन बस इतना ही। वैसे भी मैं तुम्हारे पिता से परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के जीवन में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वह अपनी पहचान को लेकर बहुत स्पष्ट है और हमेशा सोंग यून से दूरी बनाए रखती है। निया घास के मैदान पर बैठकर बहुत खुश नहीं थी। तुम्हारा दिल बहुत कठोर है, जोंग यानशी 8230। उसने पेंट मिलाना समाप्त किया, ब्रश उठाया और निया की ओर नहीं देखा जैसे कि वह खुद से बात कर रही हो। मैं वह व्यक्ति बनना चाहती हूँ, पत्थर दिल वाला इंसान। अगर ऐसा होता तो मुझे इतनी आसानी से चोट नहीं लगती और मुझे समय समय पर आपकी याद नहीं आती। कमरे में सोंग यून ने पारंपरिक थाई सोने के कपड़े, एक सफेद सूती शर्ट, ढीली पैंट पहनी थी। जब उसने फयाम को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। गाना। फ्याम उसके पास गया और मित्रवत स्वर में उसके नाम का केवल एक शब्द बोलते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नाश्ता करने आया हूँ। बोलना समाप्त करने के बाद सैली ने निर्देश दिया, एक और भोजन तैयार करें। कभी भी अपने आप को बाहरी व्यक्ति न समझें। थाईलैंड में सोंग यून एक हीरा आदमी है जिसे हजारों लोग प्यार करते हैं। लड़कियां उसे पसंद करती हैं और उसे 2 बड़े ट्रकों में ले जाना पड़ता है, लेकिन आम लोग उसके बारे में सपने देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उसकी महान स्थिति के कारण आम लोग उसके पास भी नहीं जा सकते। लेकिन फ्याम ऐसी नहीं है। वह भी कुलीनता की वंशज है, रुतबे वाली इंसान है। वास्तव में इसे सोंग यून के लिए घरेलू पंजीकरण माना जाता है।
लेकिन सोंग यून उसे पसंद नहीं करता। न केवल वह उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि पिछले 29 वर्षों में उसने सोंग यून को कभी किसी लड़की के साथ अंतरंग होते या प्यार के बारे में बात करते नहीं देखा था। कई लोगों ने गुप्त रूप से उनके लिंग पर चर्चा की, यहाँ तक कि जब उन्होंने निया को गोद लिया था, तब भी ऐसे लोग थे जिन्हें उनके इरादों पर संदेह था। बेशक ये सभी शब्द उसकी पीठ पीछे कहे गए थे। फ्याम को अपनी इसी स्थिति पर भरोसा था और वह हमेशा उससे चिपकना पसंद करता था। यह सही है, अभी वह विदेशी लड़की कौन थी? तुमने उसे यहाँ क्यों रखा? फ्याम का दिल बेहद सतर्क था। टोंग गोन हाय की शक्ल बहुत खूबसूरत थी और बोलते समय उसके हाव भाव किसी सामान्य परिवार के व्यक्ति जैसे नहीं थे। इतने शानदार महल में वह बहुत इत्मीनान से थी और बिल्कुल भी औपचारिक नहीं थी। वह ऐसे लोगों से मिली है जिन्होंने अभी तक जीवन का अनुभव नहीं किया है, और जब वे विलासितापूर्ण वस्तुएं देखते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं और वे प्यार में डूब जाते हैं। अध्याय 1671। बहुत करीब नहीं। मैं वहाँ के घर का बच्चा हूँ। मैं उसके माता पिता को जानता हूँ। उसका पैर घायल हो गया था, इसलिए मैंने उसे रहने दिया, सोंग यून ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। वह उसके प्रति फ्याम की भावनाओं को समझता था। उसे डर था कि वह टोंग नगोन हाय के लिए परेशानी पैदा करेगी। सोंग यून को सुनने के बाद फ्याम मुस्कुराया। तो बस इतना ही फ्याम, मुझे आज भी कुछ करना है। तुम खाना खाकर घर जा सकते हो। सोंग यून मुड़ा और कमरे में चला गया। जाहिर तौर पर वह उससे बात नहीं करना चाहता था। फ्याम ने दौड़कर उसकी बाह पकड़ ली और शर्म से बोला, मैं नहीं जाना चाहता। तुम जहाँ जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सोंग यून ने उसकी ओर देखा, अब तुम जवान नहीं हो। अगर तुम्हारे पास मेरे आसपास घूमने का समय है, तो प्यार के बारे में बात करने के लिए कुछ युवा पुरुषों को क्यों नहीं ढूंढते? मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। सोंग यून सीधी सादी थी। यह पहली बार नहीं था जब उसने उससे ऐसा कहा था। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। फ्याम ने और अधिक ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। आंखें खुली हुई, उसे घूरते हुए, तुम्हें किस तरह का स्टाइल पसंद है? फ्याम मानते हैं कि उनकी शक्ल खराब नहीं है। सोंग यून ने उसकी ओर देखा। उसकी शक्ल ठीक थी, लेकिन उसकी त्वचा थोड़ी काली थी। लेकिन यह कोई दोष नहीं था, उनमें से अधिकांश की त्वचा का रंग यही था। लेकिन आपको यह पसंद है या नहीं, इसका दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। यह एहसास में है। 8221-8220। मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें पुरुष पसंद है। फ्याम ने उसे घूरकर देखा। मैं वास्तव में नहीं सोचता कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। मैं बदसूरत नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा विषय हूँ। मेरे माता पिता भी तुम्हारे माता पिता के करीबी दोस्त हैं। हम ऐसे हैं, अच्छा मेल। लेकिन यह स्पष्ट है कि आप हमेशा मुझे क्यों अस्वीकार करते हैं। सोंग यून ने बहुत अनिच्छा से आह भरी। चाहे उसे यह पसंद आया या नहीं, इसका उन बाहरी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था। अगर उसे यह पसंद है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह एक आम लड़की है? ऐसा हो सकता है। फ्याम ने अपनी आंखें चौड़ी की और अचानक एक कदम पीछे हट गया। आह, वह क्या हो सकता है? सोंग यून ने उसके डरे हुए चेहरे को देखा और जवाब दिया, पुरुषों को पसंद करती हूँ। फ्याम 8230। यह सचमुच साफ आकाश में गड़गड़ाहट है। बोलने की बारी फ्याम की थी। बाहर? क्या बाहर की खबर सच है? तो क्या अब भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? फ्याम ने लार का एक एक कौर निगल लिया। सोंग यून नहीं चाहती थी कि वह उसे देर करे, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि हम शांति से रहें। उसने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ। फ्याम बिना कुछ बोले कई सेकंड तक चौड़ी आंखों से उसे देखता रहा, मानो इस उत्तर से भयभीत हो गया हो।
वह इस जवाब को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब सोंग यून की पहली प्रतिक्रिया विश्वास की थी, क्योंकि उसने वास्तव में खुद को इतना शुद्ध रखा था और उसने कभी किसी महिला को अपने बगल में नहीं देखा था। लेकिन वह उसे पसंद करती है। कोई बात नहीं, तुम टेढ़े हो, मैं तुम्हें भी सीधा कर दूंगा। फयाम ने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेटना जारी रखा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, चाहे तुम्हारा लिंग कुछ भी हो, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता हूँ। गीत यूं 8230। फयाम, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं सुनता। उसने अपने कान बंद कर लिए और अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि वह ना कहने वाला है, इसलिए वह सुनना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करती हूँ। मैं किसी को भी पसंद नहीं करूंगी अन्यथा। गीत यूं 8230। उसने धीरे से अपनी भौहें दबाईं। उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। सर, नाश्ता तैयार है। इसी समय सैली आ गई। हाँ, जाओ निया और सुश्री टोंग को बुलाओ। बोलना समाप्त करने के बाद वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फ्याम को देखने से पहले सैली के चले जाने का इंतजार कर रहा था। यह तुम पर निर्भर है, मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें भविष्य में पसंद नहीं करूँगा, दोनों में से एक। बोलने के बाद वह मुड़ा और बाहर चला गया। फ्याम स्तब्ध खड़ा रह गया। अध्याय 1672। लंबे समय तक ठीक नहीं हो सकता। शरीर और मन पर पूरी तरह से हमला हो चुका है। नदी का किनारा। जोंग शी ने निया को जंगली बत्तखें बनाना सिखाया। कल मैंने बहुत सारे पौधे बनाए, इसलिए आज मैंने जानवरों के चित्र बनाए। निया ने कहा कि उन्हें उड़ना पसंद है। टोंग नगोन हाय ने तुरंत लड़की को जंगली बत्तख का चित्र बनाना सिखाया। यह पक्षी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। निया शरारती थी। उसने रंगीन तोते को देखा, फिर आपस में गुंथे भूरे और सफेद मैलर्ड को देखा और बहुत बदसूरत महसूस किया। टोंग नगोन हाय मुस्कुराए और लड़की की नाक पर चुटकी काटते हुए कहा, निया, क्या तुम्हें सिर्फ यह रूप पसंद है? निया ने पलकें झपकाईं। टोंग गोन हाय ने लड़की को समझाया, यह मत सोचो कि यह सुंदर नहीं है। वे सबसे वफादार जानवर हैं। मल्लाड कभी अकेले नहीं रहते हैं। मल्लाड का झुंड शायद ही कभी विषम संख्या में दिखाई देता है। यदि एक मर जाता है तो दूसरा आत्महत्या कर लेगा या दुखी होकर मर जाओ। निया ने उसकी ओर देखा, फिर कागज पर बने चित्र को देखा और कहा, तो तुम्हें यह पसंद आया? टोंग गोन हाय यह सोचकर मुस्कुराए कि लड़की सचमुच बहुत प्यारी है। निया भी हंस पड़ी। सोंग यून कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर दोनों लोगों को देख रहा था। पापा। निया ने उसे देखा, अपना ब्रश नीचे रखा और तेजी से आगे बढ़ी। पिताजी। सोंग यून ने बच्चे के सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अपने हाथ धोएं और खाना खाएं। निया ने अपना मुंह पोंछा, लेकिन मुझे आंटी फ्याम पसंद नहीं है। सोंग यून बैठ गया और लड़की की ओर देखा। क्या वह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है? तुम्हें वह पसंद क्यों नहीं है? उसे पिताजी के आसपास घूमना पसंद है, लेकिन पिताजी को वह पसंद नहीं है। वह हमेशा हमारे घर भागती रहती है, निया ने कहा। वयस्क मामले वयस्कों को हल करने के लिए हैं। आपका मामला बस एक बच्चा होने के नाते है। सोंग यून ने लड़की को गले लगाया। निया ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। मैं एक बच्चा हूँ। बच्चों का बड़ों की देखभाल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोंग यून ने लड़की के चेहरे पर हाथ फेरा। क्या तुम समझी? निया एक आज्ञाकारी बच्ची है। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ। टोंग गोन हाय दो लोगों के पीछे खड़ा था और उन्हें देख रहा था। ऐसा महसूस हुआ कि वे वास्तव में कुछ हद तक पिता और पुत्र की तरह लग रहे थे। क्या वह आज सुबह हमारे साथ नाश्ता करेगी? निया ने पलकें झपकाईं। यह पहली बार नहीं है। वह अक्सर आती थी।
निया को फयाम की हरकतों के बारे में पता था। सोंग यून ने धीरे से कहा, लेकिन जब वह लिविंग रूम में दाखिल हुई तो उसे कोई नहीं दिखा। सैली ने आकर कहा, मिस फ्याम चली गई है, मुझे बता दो कि वह कल आएगी। वह चली गई। सोंग यून को राहत महसूस हुई। उसने निया को गले लगाया और बाथरूम में चली गई ताकि निया अपने हाथ धो सके। पिताजी आज मुझे खेलने के लिए बाहर ले गए। सोंग यून ने नल चालू कर दिया ताकि लड़की अपने हाथ मल सके। निया अब उत्साहित नहीं है। अब कहो, थोड़ा और इंतजार करो, शायद कोई तुम्हें रोक देगा। वह आशा पर कायम नहीं रहती। आप उत्साहित क्यों नहीं है? सोंग यून ने छोटी लड़की को गले लगाया और भोजन कक्ष में गया। उसे गले लगाया और कुर्सी पर बिठाया। उसे डर है कि आप अपनी बात नहीं रखेंगे। टोंग गोन हाय आ गया। सोंग यून कुछ नहीं कर सकी। वह काम में व्यस्त थी, इसलिए वह निस्वार्थ थी और उसने जानबूझकर निया को पेड़ पर नहीं चढ़ने दिया। सिटी बी निदेशक एनजीओ के माध्यम से गियांग मैट हान की मुलाकात टियू वोंग से हुई। वह व्हीलचेयर पर बैठे नाम थान उनके पीछे खड़े थे। अध्याय 1673। आपने उसे भागने के लिए क्या किया? निर्देशक गो टियू वोंग के सामने खड़े थे। उन्होंने प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उन पर काली छाया पड़ गई। टियू वोंग एक कुर्सी पर बैठा, उसके हाथ बंधे हुए थे। पिछली बार आपने मुझे दस्तावेज देने के लिए वहां जाने दिया था। मैं उससे एक शिक्षा पाठ्यक्रम में मिला था। उसने जानबूझकर मुझे बहकाया और कहा कि वह गर्भवती थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए मुक्त होना चाहती थी। मैंने वास्तव में उसके भागने की उम्मीद नहीं की थी और मैं वास्तव में नहीं जानता था। वह जहां भी गई, मैंने जो कहा वह सच है। कृपया मुझ पर विश्वास करें। अब वह जानता है कि वह गलत था और बहुत डरा हुआ भी है। जिस दिन वह दस्तावेजों के साथ वहां गया, ठीक उसी दिन उसने निदेशक एनजीओ के सामने एक रिश्तेदार को पिछले दरवाजे से जाने में मदद करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे अस्वीकार कर दिए जाने के बाद वह मन ही मन क्रोधित था। साथ ही लैंगवी ने विशेष रूप से निदेशक एनजीओ से ऐसा करने के लिए कहा था, पर्यवेक्षण करें। इसलिए उस समय उसके मन में बदला लेने के कुछ विचार थे। इसके अलावा लैंगवी की शक्ल वास्तव में बहुत सुंदर थी और उसे हथकड़ी पहनाई गई थी, इसलिए उसे एक गलती करनी पड़ी। उसके कारण मेरा भविष्य खराब हो गया है। मैं उसकी भरपाई नहीं करूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें। टियू वोंग का पूरा शरीर कांप उठा। मुझे उसके द्वारा धोखा दिया गया था। 8221। यह पहली बार नहीं था जब डायरेक्टर एनजीओ ने उनसे ऐसा पूछा हो। उसने गियांग मैट हान की ओर देखा। ऐसा लगता है कि वह सचमुच नहीं जानता, कायर और मुसीबत से डरने वाला दोनों। अगर वह वास्तव में जानता होता तो उसने बहुत पहले ही कबूल कर लिया होता। चिंता मत करो, मैं उसे सिटी बी छोड़ने नहीं दूंगा। वर्तमान में सभी परिवहन प्रदाता पहचान घोषणा करते हैं। जब तक वह खरीदारी करती है, एक रिकॉर्ड होगा ताकि उसे तुरंत पता चल सके। उसने लोगों को स्टेशनों, राजमार्गों और हवाई अड्डों पर गुप्त रूप से निरीक्षण करने के लिए भी भेजा। गियांग मैट हान चुप था, सोच रहा था कि लैंगवी कहाँ जा सकता है। वह दूसरी जगह से आती है, उसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है और उसके साथ एकमात्र अच्छा रिश्ता नाम थान है। ऐसी स्थिति में जहां वह किसी से मदद नहीं मांग सकती थी, वह दूसरे शहर में भाग नहीं सकती थी। अगर वह भाग सकती थी तो केवल अंधेरे में छिप सकती थी। डायरेक्टर एनजीओ के लोगों ने कैदी खो दिया, आप भी जिम्मेदार हैं, जियांग मैट हान ने कहा। निदेशक एनजीओ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, उस व्यक्ति को अब सजा मिल चुकी है, मैं इस जिम्मेदारी से नहीं बचूंगा। मेरा इरादा निदेशक एनजीओ को दोष देने का नहीं है, लेकिन मुझे निदेशक एनजीओ की कुछ मदद चाहिए। जब आपने अभी कहा तो आप चाहते थे कि निदेशक एनजीओ आपको कुछ लोगों को ऋण दे।
निदेशक एनजीओ ने उसकी ओर देखा। क्या आपके पास कोई सुराग है? मैंने बस उन इलाकों के बारे में अनुमान लगाया है जहां वह दिखाई दे सकती है, लेकिन मेरे पास उतने लोग नहीं हैं। निदेशक एनजीओ ने एक पल के लिए सोचा। मैं अधिकतम 3 लोगों को ही उधार दे सकता हूँ। चाहे अपराधी भाग गया हो या उसके अपने लोगों ने उसे भागने में मदद की हो, वह स्वयं जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। हालांकि ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं। उनमें से अधिकांश खोज के लिए बाहर गए हैं या यातायात चौकियों पर गार्ड तैनात कर चुके हैं। शेष लोगों में से बहुत से लोग नहीं हैं। गियांग मैट हान ने सिर हिलाया। धन्यवाद, निदेशक एनजीओ। गियांग मैट हान के पास कुछ अंगरक्षक भी थे जो बुरे नहीं थे। साथ ही निदेशक एनजीओ के लोग लगभग 1 दर्जन लोग थे जो पर्याप्त थे। लेकिन मुझे पहले आपको चेतावनी देनी होगी। एक बार जब आपको कोई मिल जाए तो आप इसे स्वयं नहीं संभाल सकते। आपको इसे वापस करना होगा। निदेशक एनजीओ एक अनुशासन प्रिय हैं। अपराधियों के पास खुद पर शासन करने की शक्ति है। वह जियांग मैट हान को उन्हें मनमाने ढंग से संभालने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि अगर जियांग मैट हान को कैदियों को मनमाने ढंग से संभालने का अधिकार है, तो इसमें वह भी शामिल है। जियांग मैट हान ने कहा, बेशक, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वह व्यक्ति जीवित है या मर चुका है। यदि तलाशी प्रक्रिया के दौरान वह सहयोग नहीं करती है और खुद को घायल कर लेती है, तो इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों इस पर सहमत हुए। गियांग मैट हान ने लैंगवी की खोज करने की योजना बनाने के लिए सबसे पहले छोड़ दिया। निदेशक गो ने टीयू वुंग को एक कमरे में ले जाया, जो उसके मुंह से लैंगवी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ था। लैंगवी के अस्पताल से भागने के बाद वह एक सुनसान उपनगरीय इलाके में छिप गई, जहां वह अन्य स्थानों से आए लोगों से घिरी हुई थी। इस स्थान पर बहुत सारी सामग्री है, इसलिए यह गंदा है। इस बार यहाँ आना आसान नहीं था। टीयू वोंग को बहला फुसलाकर उसके साथ संबंध बनाने, गर्भवती होने का नाटक करने और उसे यह धोखा देने के बाद कि वह मेडिकल जांच के लिए बाहर जाने की अनुमति पाने के लिए बीमार है, उसने एक बार भागने की योजना पूरी कर ली। वह मूल रूप से इस तरह भागना नहीं चाहती थी। योजना अभी तक पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अचानक उसे अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया। एक बार जब अल्ट्रासाउंड से पता चला तो उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। हालांकि जब वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में थी, तो उसने कुछ पैसे चुराए, हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम यह उसके लिए एक छोटा कमरा किराए पर लेने के लिए पर्याप्त था। उसके पास आईडी कार्ड नहीं था, इसलिए वह किसी होटल में कमरा किराए पर नहीं ले सकती थी। अगर हो भी तो वह वहां रहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे एक अस्थायी रूप से बनाया गया कमरा किराए पर लेना पड़ा। अध्याय 1674। बहुत ही सरल, बमुश्किल हवा और बारिश से बचाव हो सका। अंदर एक लकड़ी का तख्ता बनाकर बिस्तर बनाया गया था। ऊपर टिंडर का ढेर था। बहुत देर तक देखने के बाद पता चला कि यह कंबल का ढेर है। पिछला मेहमान एक अकेला आदमी था। मकान मालिक ने चाबी अपने हाथ में पकड़ी और इत्मीनान से उसे हिलाया। अंदर कोई उपकरण नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम इसे खुद खरीद सकते हो। कमरे का किराया कितना है? वर्तमान में लैंगवी को केवल पैसे की परवाह है। उसके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए उसे इसे संयम से खर्च करना होगा। 120 प्रति माह। मकान मालिक थोड़ी मोटी मध्यम आयु वर्ग की महिला है। उसके बाल घुंघराले हैं। वह अपनी गर्दन के चारों ओर एक बहुत मोटा सोने का हार पहनती है। उसके कान, कलाई और उंगलियां सभी सोने की हैं। उसकी पोशाक कुछ हद तक घर की शैली की तरह है। यह बहुत पुराना और घिसा पिटा है। चलो इसे सस्ता कर देते हैं। लैंगवी ने मोलभाव करने की कोशिश की। एक पुराने कमरे के लिए जिसमें केवल एक बिस्तर और एक कुर्सी थी,
120 चार्ज करना वास्तव में बहुत महंगा था। 100, इससे कम नहीं हो सकता, मकान मालिक ने थोड़ा अधीरता से कहा। लैंगवी ने अपनी जेब निकाली और उसके पास केवल 600 थे। उसने अपने दांत पीस लिए और कुछ बिल निकाले। मैंने किराए पर लिया। ये रहे पैसे। मकान मालिक ने इसे ले लिया। आप इसे स्वयं साफ कर सकते हैं। लैंगवी ने अपने हाथ में बचे हुए बिलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बदबूदार कमरे के चारों ओर देखा, फिर अपनी नफरत को दूर करने और अंदर जाने की कोशिश की। यह देखने के लिए कंबल को बाहर निकालें कि यह अभी भी उपयोग करने योग्य है या नहीं। पिछला मेहमान अवश्य ही गंदा व्यक्ति रहा होगा, इसलिए कंबल पर गंध बहुत अप्रिय है। वह निश्चित रूप से यहाँ नहीं सो सकती। उसने निश्चित रूप से इसे बाहर फेंक दिया। कमरे में कोई खिड़कियां नहीं थी। उसने मुख्य दरवाजा का आधा हिस्सा खोल दिया। आखिरकार कमरे में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे किसी के चोरी होने का डर नहीं था। सीमेंट की सड़क बेहद बदसूरत है, पानी से गीली है और झुग्गियां और हाथी बिल असहनीय रूप से गंदे हैं। सड़क के कोने पर एक रेस्तरां था जो तली हुई सब्जियां, तले हुए नूडल्स और सभी प्रकार के तले हुए नूडल्स बेचता था। वह कुछ तले हुए नूडल्स खरीदने के लिए वहां गई थी। जब मैं लौटने वाला था तो मेरी मुलाकात फिर से मकान मालिक से हुई। वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी ही उम्र की 2 अन्य महिलाएं भी थीं, लेकिन उनके शरीर बहुत पतले थे। उनके चेहरे मेकअप से ढके हुए थे, उनके होंठ गहरे रंग से रंगे हुए थे और उन्होंने काले मोजे और कम कॉलर पहने हुए थे। लैंगवी उसके बगल में चला गया और नमस्ते कहने की पहल नहीं की। उसके गंदे बालों ने उसके आधे से अधिक चेहरे को ढक दिया। 8221। जैसे ही 3 लोग वहां से गुजरे, उसे उनके सस्ते परफ्यूम की गंध भी महसूस हुई। वे तीनों तेजी से एक शैम्पू, हेयर कटिंग और मसाज की दुकान वाले घर में दाखिल हुए। कमरा लाल और नीली रोशनी से जगमगा रहा था। शीशे के दरवाजे पर विज्ञापन के माध्यम से उसने देखा कि एक महिला एक आदमी को पकड़े हुए है जो अंदर जा रहा है। एक अन्य व्यक्ति सामने खड़ा है, दरवाजे के किनारे पर झुक रहा है, लगातार आने जाने वाले लोगों का अभिवादन कर रहा है। क्या आप अपने बाल कटवाना चाहते हैं? आपकी तकनीक बहुत अच्छी है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। दूसरे व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। वह अगले व्यक्ति से बात करती रही। लैंगवी को जल्दी ही समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया है। पहले वह निश्चित रूप से उसे नीची दृष्टि से देखती थी, लेकिन अब वह पूर्व और पश्चिम से छिप रही है और वह दूसरों की तरह अच्छी तरह से नहीं रह सकती। वह खुद पर भी हंसी। उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है और लोग पहाड़ खाते हैं। शेष कुछ 100 सिक्के देर सबेर खत्म हो जाएंगे। वह नौकरी ढूंढना चाहती है, लेकिन जानकारी के बाद भी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करती। नेटवर्क अब जल्द ही है। पुलिस ने कई इलाकों में उसका चित्र प्रकाशित किया, इसलिए यदि उसने कोई गलती की तो उसे निश्चित रूप से पहचाना जाएगा। इसलिए मैं अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। 2 दिनों तक एक छोटे से कमरे में पड़े रहना असहनीय था। उसके हाथ में पैसे भी कम होते जा रहे थे। जब तक उसके पास पैसे नहीं होंगे तब तक वह कैसे रहेगी? इसलिए वह नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। यहाँ ज्यादातर लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन फैक्ट्री में भीड़ होती है, इसलिए वह जाने की हिम्मत नहीं करती है। वहाँ एक बड़ा सुपरमार्केट है जो लोगों को भर्ती कर रहा है, लेकिन वह जगह आने जाने वाले लोगों से भरी रहती है, इसलिए वह जाने की हिम्मत नहीं करती है वहाँ जाने के लिए। क्या बात है, नौकरी ढूंढ रहे हैं? जमींदार ने खरबूजे के बीज फोड़े और उसकी ओर देखा। लैंगवी अचानक मुड़ा, उसे देखा और कहा, नहीं। यदि नहीं, तो आप पूरे दिन जॉब बोर्ड को क्यों घूरते रहे? मकान मालिक हंसा। तुम बहुत छोटे हो और सुंदर दिखते हो। मैं तुम्हारे लिए नौकरी की सिफारिश क्यों नहीं करता?
सुपरमार्केट में काम करने से कहीं अधिक कमाई की गारंटी। लैंग वी को तुरंत उन दो महिलाओं की याद आई। मैं ऐसा नहीं करूंगी। बोलने के बाद वह मुड़ी और चली गई। वह उसी रास्ते पर थी, लेकिन वह एक नीच मुर्गी नहीं बनना चाहती थी। भले ही वह मर भी जाए, वह उन गंदे लोगों की सेवा नहीं करना चाहती थी। मकान मालिक ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मूल्यवान हो? आप अपने वर्तमान गुणों पर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते? लैंग वी ने अचानक अपने हाथ भींच लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह ऐसी क्यों बनी? अध्याय 1675। ऐसा क्यों हुआ? यह सब लैम ह्यू तिन्ह की वापसी के कारण है। वह गियांग मैट हान को पाने में सक्षम थी और कई लोगों द्वारा प्रशंसित एक बॉस महिला का जीवन जीने में सक्षम थी। यह सब लैम ह्यू तिन्ह के कारण ही था। जितना अधिक मैं सोचता हूँ, उतना ही अधिक मुझे इससे नफरत होती है। यहाँ तक कि अगर वह मर भी जाती है, तो वह लैम ह्यू तिन्ह से जरूर शादी करेगी, क्योंकि इसकी वजह से मैं उस तरह का इंसान बन पाया जो मैं आज हूँ। एक बार जब उसके मन में बदला लेने का प्रबल विचार आया, तो वह पागल और लापरवाह हो गई। वह उस महिला को मार डालना चाहती थी। यह सोचकर उसने तुरंत अपनी योजना बदल दी। वह बदबूदार कमरे में खड़ी हो गई। अगर वह ऐसे ही रहती तो दर्द में मरने से बेहतर होता। ऐसा लगता था कि जियांग मैट हान को लैंग वी के बारे में थोड़ा बहुत पता था, इसलिए वह जानता था कि वह कहाँ छुपेगी। उसने सुनसान जगहों को खत्म करते हुए लोगों को सघन रूप से तैनात किया। अंत में उसने दो स्थानों पर ध्यान दिया। एक था उपनगर और दूसरी ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के लोगों की भीड़ भी रहती है। उसने लोगों को दो समूहों में बांट दिया और उन दोनों स्थानों पर गुप्त रूप से जांच पड़ताल की और बातें सुनी। इसके बारे में बोलते हुए यह भी विरोधाभासी है। जैसे ही इंस्पेक्टर पहुंचे, लैंग वी बस चला गया था। एक बार फिर लैम ह्यू तिन्ह से बात करने के लिए वापस आना चाहता था। कुछ दिनों की गुप्त जांच के बाद हम लैंग वी के ठिकाने के बारे में सुराग ढूंढने में सक्षम हुए, लेकिन जब हम उसके कमरे में पहुंचे तो कोई नहीं मिला। नामथान को खबर मिली और उन्होंने तुरंत गियांग मैट हान को सूचना दी। मुझे ताई थान क्षेत्र में उसका ठिकाना मिला, लेकिन उसे अंदर नहीं देखा। उसके ठिकाने का पता लगाने से एक बात की पुष्टि हो सकती है, वह कभी नहीं गई। देखना जारी रखें, जियांग मैट हान ने शांति से कहा। जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना हमें उसे यहाँ लाना होगा। नामथान ने कहा। हाँ, और भी बहुत कुछ है। नामथान एक पल के लिए झिझके और बोले। गियांग हू खीन ने बाहर कहा कि उन्हें आपसे कुछ कहना है। कोई जरूरत नहीं है, गियांग मैट हान ने इनकार कर दिया। मैं उस घर में किसी से नहीं मिलना चाहता, नामथान ने कहा। फिर मैं उसे फिर से बताऊंगा। बोलने के बाद वह बाहर चले गए। गियांग हू खिएम ने यह भी अनुमान लगाया कि गियांग मत हान ने उससे बात करने के लिए मिलने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, अगर वह यहाँ नहीं है, मैं उसका इंतजार करूंगा। वह मुख्य लॉबी में एक लाउंज कुर्सी पर बैठे, ऐसी मुद्रा में कि वह किसी से नहीं मिल सकते थे, इसलिए वह यहीं बैठे रहे। नामथान ने भौहें चढ़ाईं। आपके माता पिता आपको परेशान करने आए थे, अब आप फिर से यहाँ हैं। जनरल डायरेक्टर गियांग घायल हो गए हैं। आप लोगों को एक शब्द की भी परवाह नहीं है। फिर यहाँ आकर परेशानी पैदा करना बहुत बड़ी बात है। गियांग हू खिएम ने अपना सिर उठाया। मैं यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। वह हंसे। क्या उसे हमारे ध्यान की आवश्यकता है? नामथान तुरंत ठंडे हो गए। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जनरल डायरेक्टर गियांग हृदयहीन है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह इतना हृदयहीन क्यों था? यदि वह एक स्नेही परिवार में पला बढ़ा होता, तो वह इतना जिद्दी क्यों होता? उस व्यक्ति को खोने के बारे में क्या ख्याल है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? उन्होंने जियांग मैट हान की सारी पीड़ा देखी।
एक दुखी बचपन के कारण उसे पता ही नहीं चला कि प्यार क्या होता है। गियांग हू खीम के होंठ हिल गए। उसने स्वीकार किया कि जब वह बच्चा था तो घर में गियांग मैट हान का जीवन आरामदायक नहीं था। वह जानता था कि वह कैसे उसे गुप्त रूप से ले जाता था। वे चीजें खत्म हो गई हैं, जियांग हू ने विनम्रतापूर्वक धीमी आवाज में कहा। नाम थान हंसे, यह खत्म हो गया। क्या आप इतने सतही हैं? क्या आप उन चीजों को आसानी से भूल सकते हैं जो आपकी स्मृति में अटकी हुई हैं? गियांग हू खीम फुसफुसाए, वे चीजें मेरे द्वारा नहीं की गईं। यह आपके माता पिता द्वारा किया गया था। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह आपकी माँ द्वारा किया गया था। यदि उसका किसी विवाहित व्यक्ति के साथ संबंध नहीं होता तो क्या महाप्रबंधक गियांग के माता पिता का तलाक हो गया होता? तलाक के बिना ऐसी चीजें नहीं होंगी। वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे इसलिए उन्होंने तलाक ले लिया। तलाक का बहाना क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मैंने ऐसा बहुत सुना है। मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। नाम थान कहने से खुद को नहीं रोक सका। अध्याय 1676। वह जियांग परिवार से मिलना नहीं चाहता था। उसने जियांग माओ हान को कोई गर्मजोशी नहीं दी, लेकिन अब भी वह उसके साथ संपत्ति साझा करना चाहता था। सचमुच बेशर्म। गियांग हू खिएम ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। वह भी व्यथित था। क्या मैं अपने माता पिता को चुन सकता हूँ? अगर मैं चुन सकता तो मैं एक सामान्य परिवार में जन्म लेना चुनता, जिसमें मेरी माँ पहली पत्नी हो। लेकिन क्या मैं अपने माता पिता को चुन सकता हूँ? आज मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ, नहीं आपसे बहस करने आया हूँ। पिछली बार उन्हें परेशान करने के लिए मैं उनसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरी माँ भी जानती है कि इस बार मैं गलत थी। उसे एक यात्रा के लिए घर ले जाने के लिए देखें। खाओ मिन्ह डायम कैसा है, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। गियांग हू खिएम आलसी होना पसंद करने और चीजों को ठीक से करने से इनकार करने के अलावा गियांग मैट हान को भाइयों की तरह मानता है। मैंने कभी भी उसके साथ बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। पिछली बार जब मुझे गुस्सा आया और परेशानी हुई तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उसे अपने माता पिता को माफ करने और उनके साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए मजबूर करना चाहता था। मेरा उस पर निशाना साधने का कोई इरादा नहीं था। महाप्रबंधक गियांग के पास समय नहीं है, आप वापस जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा। नाम थान अब उसके साथ व्यवहार जारी नहीं रखना चाहता। गियांग हू खिएम ने नाम थान की ओर घूर कर देखा। क्या आप नहीं समझते? मैं आकर बात करना चाहता था, परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। मुझे वापस आने के लिए कहो, नाम थान चिल्लाया। गियांग हू खिएम को अपने फेफड़ों में दर्द महसूस हुआ। मुझे अकेले जाने दो, मुझे विदा करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने के बाद वह बाहर चला गया। दोपहर देर से नाम थान ने गियांग मैट हान को लिफ्ट में धकेल दिया। वास्तव में आपको कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। यदि आप इसे संभाल नहीं सकते तो मैं इसे आपके देखने के लिए आपके घर ले जाऊंगा। आपका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मेरे पैरों में चोट लगी है, हाथ या सिर में नहीं। दरअसल वह घर पर अकेले नहीं रहना चाहता। जब मैं अपने खाली समय में अकेला होता हूँ तो उसे याद करना आसान होता है। इसके बारे में सोचकर ही मेरा दिल दुखने लगता है। नाम थान ने चुपचाप अपने दिल में आह भरी। लिफ्ट रुकी। उसने गियांग मैट हान को लिफ्ट से बाहर धकेल दिया। जब वह बाहर निकला तो गियांग हू खिएम फिर से प्रकट हुआ। गियांग मैट हान के सामने खड़ा था। नाम थान ने सख्ती से कहा, आप अभी तक क्यों नहीं गए? मैं यहाँ खड़ा हूँ। यह आपका क्षेत्र नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या नहीं?
वह कंपनी में नहीं है, इसलिए सुरक्षा गार्ड को उसे बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। उसने गियांग मैट हान की ओर देखा। आज मेरे माता पिता से मिलने के लिए मेरे साथ घर आओ। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगा। कैसे? गियांग हू खिएम ने उसे मनाने की पूरी कोशिश की। हमें एक बार शांति से बात करनी चाहिए ताकि हम भविष्य में आपको परेशान न करें। क्या यह अच्छा नहीं होगा? 8221 नाम थान ने गियांग हू खिएम को घूर कर देखा। आप इतने दृढ़ हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कुछ साजिश रच रहे हैं। एक क्षुद्र व्यक्ति की रात की तुलना एक सज्जन व्यक्ति के दिल से करना बंद करें। गियांग हू खिएम थोड़ा चिढ़ गया था। उसे पूरा संदेह था कि गियांग मैट हान का उनका स्वागत करने से इनकार नाम थान के प्रोत्साहन के कारण था। देखिए, जब भी वह बोलता है, उसका लक्ष्य उन्हीं पर होता है। गियांग मैट हान के साथ चीजों को सुचारू करना चाहता था, लेकिन उसकी नजर में यह एक साजिश बन गई। मेरे विचार आपके जितने गहरे नहीं हैं, गियांग हू खिएम ने तिरस्कार पूर्वक कहा। नाम थान ने सुरक्षा को बुलाया। गियांग हू खिएम ने नाम थान को एक ही बार में पकड़ लिया। क्या तुम कुत्ते हो? यदि आप थोड़ा भी हिले तो अंगरक्षक को बुला लें। कृपया जाए। नाम थान ने बिना डगमगाए उसकी ओर उदासीनता से देखा। बेहतर होगा कि आप मुझे अकेला छोड़ दें, अन्यथा मैं आप पर जानबूझकर किसी को मारने का आरोप लगाऊंगा। गियांग हू खिएम 8230 जियांग मैट हान ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है। उसने गियांग हू खिएम की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। वापस जाओ और अपने माता पिता से कहो कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। असंभव। जियांग हू खिएम ने नाम थान को जाने दिया। जियांग मैट हान के सामने बैठ गया और कहा, मेरी माँ वास्तव में जानती थी कि वह गलत थी। मुझे पता है कि उसने पहले आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन मुझे बताओ, क्या लोग हमेशा ऐसा करते हैं? कुछ गलत है या क्या? क्या गलतियां माफ नहीं की जा सकती? उसने अनजाने में गियांग मैट हान को छू लिया। अगर उसने कोई गलती की है, तो क्या वह माफी का पात्र नहीं है? उसे अपनी गलती याद आ गई। क्या टोंग गोन हाय उसके जैसा होगा, जो माफ करने से इनकार कर देगा, यहाँ तक कि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका देने से भी इनकार कर देगा? अध्याय 1677 हमें एक मौका दें। हमारा परिवार शांतिपूर्ण होगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा? गियांग हू खिएम ने देखा कि उसका दिल धीरे धीरे नरम हो गया और उसने बोलना जारी रखा। जब तक तुम मेरे साथ वापस आओगे, मैं वादा करता हूँ, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो मैं भविष्य में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। गियांग हू खिएम ने ईमानदारी से कहा। जियांग मैट हान ने 2 सेकंड के लिए उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है। नाम थान ने गियांग मैट हान को अविश्वास से देखा। महाप्रबंधक गियांग। गियांग मैट हान ने अपना हाथ उठाया। नाम थान, बात करना बंद करो। तुम पहले घर जाओ। वह खुद को एक मौका देना चाहते थे। गियांग हू खिएम खुशी से मुस्कुराया। धन्यवाद। मैं तुम्हें कार में धकेल दूंगा। नाम थान ने जमीन और व्हीलचेयर के बीच एक कगार लगाने में मदद की ताकि व्हीलचेयर को ऊपर धकेला जा सके। महाप्रबंधक गियांग, यदि आपको कोई समस्या है, तो आप किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। गियांग मैट हान ने सिर हिलाया। गियांग हू खिएम ने कार का दरवाजा बंद किया और नाम थान पर धीरे से गुर्राया। यह मत सोचो कि तुम दुनिया में एकमात्र अच्छे इंसान हो। हम एक ही माँ से पैदा नहीं हुए बल्कि एक ही पिता से पैदा हुए हैं। क्या मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा? नाम थान ने उसे नजरअंदाज कर दिया और दूर चला गया। गियांग हू खिएम कार में बैठे। उसने अपनी सीट बेल्ट लगाई और कार स्टार्ट करते हुए कहा, मेरी माँ जानती है कि यह गलत है। मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी माँ तुमसे प्यार करना चाहती थी, तुमसे पुरानी दुश्मनी मिटाना चाहती थी और तुमसे माफी मांगना चाहती थी।
जियांग मैट हान के चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी। अपने दिल में उसे अब पिछली घटनाओं की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ उनके संपर्क में नहीं आना चाहता था, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास उस समय की अच्छी यादें नहीं थी जब वे पहले एक साथ रहते थे। क्या खूबसूरती है! सभी यादें दुर्भाग्य हैं। गियांग हू खिएम ने उसे शपथ दिलाई और उससे वादा किया, इस बार मुझे आशा है कि आप मुझ पर विश्वास करेंगे। हम वास्तव में आपके साथ शांति बनाना चाहते हैं। वह मूल रूप से आना नहीं चाहता था। खाओ मिन्ह दीम ने उससे विनती करते हुए कहा कि वह ईमानदारी से गियांग मैट हान से माफी मांगना चाहता है और चाहता है कि वह गियांग मैट हान को वापस ले जाए। आज सुबह मेरी माँ बहुत सारा खाना खरीदने के लिए बाहर गई और कहा कि वह खुद रसोई में जाना चाहती है। गियांग हू खिएम को इसकी परवाह नहीं थी कि गियांग मैट हान सुनने को तैयार है या नहीं। उसने यह खुद कहा था। गियांग मैट हान ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, उन्हें विश्वास था कि खाओ मिन्ह दीम अच्छा बन जाएगा। खाओ मिन्ह दीम उनसे इतने प्रसन्न थे, इसका कारण यह हो सकता है कि पिछली बार उन्हें अस्पताल में लाभ नहीं मिला था। इस बार ऐसा लगता है कि वह अभी भी गियांग हू खिएम को कंपनी में काम करने देना चाहते हैं। कई वर्षों तक उसके साथ एक ही घर में रहने के बाद वह किस तरह का व्यक्ति है। उसके जैविक पुत्र गियांग हू खिएम की तुलना में गियांग मैट हान को खाओ मिन्ह दीम के व्यक्ति होने के तरीके की स्पष्ट समझ है। दरअसल उसे खुश करने के लिए खाओ मिन्ह डायम की जरूरत नहीं है। उसे माफी मांगने के लिए इस महिला की जरूरत नहीं है। वह ज्यादातर अपने कारण गियांग हू खिएम से सहमत थे। टोंग गोन हाय को चोट पहुंचाना और अपने बच्चे को खोना सब उसके कारण हुआ। वह खुद को बदलना चाहता था। इसके अलावा यह गियांग हू खिएम के कारण भी है। हालांकि गियांग हू खिएम अक्सर परेशानी का कारण बनता है, वह खाओ मिन्ह डायम की तरह गहराई से नहीं सोचता है। वह इस बारे में स्पष्ट है और केवल इसलिए उसके संपर्क में नहीं आना चाहता क्योंकि वह खाओ मिन्ह डायम का जैविक पुत्र है। एकदम से गाड़ी रुक गई। जियांग हू विनम्रतापूर्वक कार से बाहर निकला और कार का दरवाजा खोलने के लिए पीछे चला गया। मैं आपकी मदद करूंगा। वह व्हीलचेयर को धक्का देने के लिए आगे बढ़ा। क्या डॉक्टर ने बताया कि यह कब तक ठीक हो जाएगा? 2 महीने और, जियांग मैट हान ने कहा। क्या इससे कोई परिणाम निकल सकता है? जियांग हू खिएम ने फिर पूछा। वह वास्तव में चिंतित है। जियांग मैट हान ने संक्षेप में उत्तर दिया, नहीं, यह अच्छा है। अगर आपको भविष्य में कोई समस्या हो तो आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। जब तक मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह करूँगा, गियांग हू खिएम ने कहा। उसके तुरंत बाद उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा, मैं आपसे कुछ भी नहीं लेना चाहता, यह बस सरल है। मुझे पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। गियांग मैट हान ने उसे टोका, तुम्हारे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, तो तुम ऐसे ही आलसी हो रहे हो। अध्याय 1678। आप जानते हैं कि मुझे खेलना पसंद था। मैंने कड़ी पढ़ाई नहीं की, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। गियांग हू खिएम ने उसे अंदर धकेल दिया। मैं अभी भी 2 साल और खेलना चाहता हूँ। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें विदेश पढ़ने के लिए ले जाऊंगा। अनजाने में उसने अपने बड़े भाई के स्वर का उपयोग किया। अब तुम बच्चे नहीं हो, इस तरह खेलना तुम्हारा जीवन नष्ट कर देगा। शायद स्कूल जाओ। जियांग मैट हान का परिवर्तन इतना अचानक था कि इससे अचानक जियांग हू खिएम जैसे आदमी की आंखें लाल हो गईं। वह राहत महसूस कर रहा था। मैं अभी भी बहुत छोटा दिखता हूँ। हाँ, गियांग मैट हान ने उसे तुरंत जवाब नहीं देने दिया, लेकिन कहा, ध्यान से सोचो। ठीक है, गियांग हू खिएम ने एक शब्द में जवाब दिया। सामने के दरवाजे को धक्का देते हुए गियांग हू खिएम आगे बढ़ा। मैं दरवाजा खोलूंगा। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। खाओ मिन्ह दीम खाना बना रही थी और उसने रसोई से आवाज सुनी,
उसने अपना सिर बाहर निकाला और दरवाजे की ओर देखा। जियांग हू खीम ने जियांग मैट हान को अपनी ओर धकेलते हुए देखा। आगे बढ़ते हुए, क्या आप अभी तक यहाँ हैं? जियांग मैट हान चुप रहे और कोई जवाब नहीं दिया। गियांग हू खियम को पता था कि गियांग मैट हान परेशान है और उसने कहा, क्या खाना तैयार है? मुझे भूख लगी है। क्या आप पुनर्जन्म लेने वाले भूखे भूत हैं? बस खाना कैसे खाना है ये पता है। जाओ हाथ धो लो। खाना हो गया। गियांग हू खीम ने गियांग मैट हान को शौचालय में धकेल दिया। बहुत जल्द वापस आ गया। खाओ मिन्ह डायम ने आखिरी व्यंजन पेश किया। मुझे नहीं पता कि यह आपके स्वाद के अनुरूप है या नहीं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मुझे ब्रेस्ड पोर्क खाना पसंद था, इसलिए माँ ने इसे बनाया। बोलना समाप्त करने के बाद उसने गियांग मैट हान के सामने ब्रेस्ड मांस की एक प्लेट रखी। गियांग मैट हान का चेहरा भावहीन था और उसने अपनी चॉपस्टिक नहीं हिलाई। खाओ मिन्ह डायम ने जारी रखने में संकोच नहीं किया। मैट हान, पहले जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। पिछली बार भी अस्पताल में एक घटना हुई थी। आप घायल हो गए थे और हमें आपकी परवाह नहीं थी। हम बस चाहते थे आपका फायदा उठाने के लिए। मेरी दृष्टि से यह सब मेरी गलती है। बोलने के बाद उसने गियांग तुआन के पति को बात करने देने के लिए आंख मारी। जियांग तुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास अपने बेटे के सामने पिता की महिमा नहीं थी। वह अभी भी अस्पताल में पिछली बार जो हुआ उससे नाखुश था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसका सम्मान नहीं किया। बाहर से हंसते हुए, लेकिन अंदर से नहीं मुस्कुराते हुए, पिछली बार पिताजी ने कुछ कठोर बात कही थी। जियांग मैट हान की शुरू से अंत तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। खाओ मिन्ह डायम ने तुरंत सुलह कर ली। मैट हान, अपने पिता से मत जुड़ो। जियांग तुआन ने यह सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे यह सब उसकी गलती थी। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसकी ओर घूरने लगी। 8221 खाओ मिन्ह दीम ने नजर डाली। जियांग तुआन ने अपना मुंह बंद कर लिया। तुम्हारे लिए वापस आना बहुत कठिन रहा है। हमें खुश होना चाहिए। गियांग हू खियम ने अपनी चॉपस्टिक से खाना उठाया। यहाँ वे पसलियाँ हैं जो पिताजी को पसंद है। यहाँ तले हुए सफ़ेद चावल हैं जो माँ को पसंद है। यहाँ ब्रेस्ड पोर्क है जो मेरे भाई को पसंद है। धन्यवाद बेटा। खाओ मिन्ह डायम के चेहरे पर मुस्कान थी। अपने बेटे के लिए असली मुस्कान, न कि पहले माफ़ी मांगते समय नकली मुस्कान। इन दिनों परिवार के सदस्यों का एक साथ बैठना दुर्लभ है। चलो कुछ पीते हैं। खाओ मिन्ह दीम शराब की एक बोतल लेने गया। उसने गियांग मैट हान के लिए शराब पी। यह सब मेरी गलती थी। मुझे आशा है कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ नहीं लेंगे। माँ, मेरे भाई के पैर का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। क्या मैं शराब नहीं पी सकता? गियांग हू खियम ने शराब का कप पकड़ा। अभी भी इसे मत पीना। खाओ मिन्ह डायम की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी और वह अपने बेटे पर चिल्लाया, तुम इतने विनम्र क्यों नहीं हो? यही तो माँ ने तुम्हारे बड़े भाई के लिए कहा था। भाई घायल है। गियांग हू खियम ने खाओ मिन्ह दीम की ओर देखा और कहा। खाओ मिन्ह डायम ने अपने बेटे की ओर देखा और सोचा कि यह बेवकूफ है। अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए उन्होंने अनिच्छा से कहा, 8230, तो फिर मत पीना। इसके विपरीत गियांग हू खियम ने शराब का प्याला उठाया जिसे खाओ मिन्ह डायम ने डाला था। यदि आप इसे नहीं पीते हैं और इसे फेंक देते हैं तो यह अफसोस की बात है। मैं इसे बर्बाद नहीं करता। बोलने के बाद उसने तुरंत अपना मुंह शराब के कप में डाल दिया और खाओ मिन्ह दीम ने तुरंत उसे रोक दिया। हू खियम, गियांग हू खियम को समझ नहीं आया कि क्या गलत है और उसने पूछा, क्या गलत है? कुछ भी नहीं। खाओ मिन्ह डायम ने उसके हाथ से शराब का प्याला छीन लिया। यदि तुम्हारा दूसरा भाई नहीं पीता तो मत पियो। अध्याय 1679।
ग्यांग हू खिएम को लगा जैसे वह उसे समझ नहीं सका। क्या आपको खेद है अगर आप इसे नहीं पीते हैं और इसे फेंक देते हैं? खाओ मिन्ह डायम ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले शराब पीना अच्छा नहीं है, मत पियो। बोलने के बाद उसने शराब का कप पकड़ लिया। ग्यांग हू खिएम को नहीं पता था कि खाओ मिन्ह दीम की हरकतें ऐसी क्यों थी, लेकिन ग्यांग मैट हान चुप रहे जैसे कि उन्हें कोई सुराग दिख गया हो। मुझे डर है कि शराब में कुछ है। अन्यथा जब ग्यांग हू खिएम ने इस तरह शराब पी तो उसे डर नहीं लगता। मेरा हृदय अचानक ठंडा हो गया। इस बार आपको वापस बुलाने का कारण शायद इसलिए नहीं है कि आप ईमानदारी से माफी मांगना चाहते हैं और पिछली नाराजगी को दूर करना चाहते हैं, है न? वे क्या करना चाहते हैं? उसने कुछ न देखने का नाटक किया। ग्यांग हू खीम उदास और नाखुश था। उसे शराब के उस प्याले के लिए खेद महसूस हो रहा था। चावल खाओ, चावल खाओ। खाओ मिन्ह डायम एक बार फिर कुर्सी पर बैठे। पूरे परिवार ने लंबे समय से इस तरह एक साथ खाना नहीं खाया है। ग्यांग हू खिएम ने महसूस किया, यह सही है, मैं हमेशा पिछली बार भूल गया था। इतना लंबा समय हो गया, इतना लंबा समय कि उसे ठीक से याद नहीं आ रहा। मैंने आने से पहले ही खा लिया था, तुम लोग खाओ। बोलने के बाद ग्यांग मैट हान ने व्हीलचेयर को नियंत्रित किया और खाने की मेज से बाहर निकल गए। उन्होंने मेज पर खाना खाने की हिम्मत नहीं की। जियांग तुआन ने भौहें चढ़ाईं, तुम क्या चाहते हो? मुझे खेद है और मुझे खेद है। एक साथ बैठना और खाना बहुत कठिन हो गया है। क्या आपको इसे बर्बाद करना होगा? हे भगवान, अगर तुम नहीं खाओगे तो मत खाओ। क्या मैट हान ने यह नहीं कहा कि वह पहले ही खा चुका है? खाओ मिन्ह डायम तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसने ग्यांग तुआन की पीठ पर हाथ फेरा और अपने पति को सांत्वना देते हुए ग्यांग मैट हान से कहा, माँ हान, नाराज मत हो, पिताजी आपका ख्याल रख रहे हैं। मुझे डर है कि आपने खाना नहीं खाया है। फिर भी यह बुरा नहीं है। आपका क्या मतलब है? जियांग मैट हान ने जियांग तुआन के गुस्से वाले चेहरे को देखा। वह स्पष्ट रूप से गुस्से में था, तो उसे किस बात की परवाह थी? ग्यांग हू खिएम को लगा कि चीजें अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रही थी। यह स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण था, तो उसने अपना धनुष और तलवार क्यों उठाई? वह उठ खड़ा हुआ। मुझे भी भूख नहीं है, नहीं खाओगे तो मत खाओ। ग्यांग टुआन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और व्हीलचेयर को घर के अंदर ले गया। खाओ मिन्ह डायम को यह महसूस हो रहा था कि ग्यांग टुआन को नहीं पता कि धैर्य क्या होता है। वह गुस्से में था। जाओ थोड़ी देर मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। ग्यांग हू खिएम ने ग्यांग मैट हान को घर में धकेल दिया। ग्यांग मैट हान ने मना नहीं किया। उनका कमरा न कभी साफ होता था, न अब है, थोड़ा गंदा। ग्यांग हू खिएम ने शर्म से मुस्कुराते हुए जल्दी से 7 या 8 जोड़ी कपड़े उठाए और उन्हें कोठरी में भर दिया। कोठरी का दरवाजा बंद करते हुए वह ग्यांग मैट हान की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसके पिता लंबे समय से बिस्तर पर हैं, इसलिए उनका स्वभाव गर्म है। ध्यान न दें, उसका दिल पहले से ही ठंडा था। वह जानता था कि जियांग तुआन किस तरह का व्यक्ति था। मैं ध्यान नहीं दूंगा, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। जियांग मैट हान ने विषय बदल दिया। ग्यांग हू खिएम को अचानक एक शर्मीले युवक की तरह शर्मिंदा महसूस हुआ। अभी वह समय नहीं है। यह सही है, बड़े भाई, आपकी समस्या क्या है? ग्यांग हू खिएम बिस्तर पर बैठ गया और ग्यांग मैट हान को बहुत गंभीरता से देख रहा था। मैं देख रहा हूँ कि मेरी भाभी आपसे बहुत प्यार करती है। यह अफसोस की बात है कि आप दोनों इसे अंत तक नहीं बना सके। जियांग मैट हान ने अचानक कार के किनारे को पकड़ लिया और अपने दिल में उठ रही भावनाओं को सहने की पूरी कोशिश की। आप ऐसा क्यों कहते हैं? कुछ समय पहले, जब वह जीवित थी, उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है। वास्तव में मुझे नहीं पता था।
उसे लगा जैसे हम बचपन से एक साथ रहते थे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पता होगा। ग्यांग हु खिएम की आवाज़ धीरे धीरे फीकी पड़ गई। भले ही उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, लेकिन वह बिल्कुल भी घमंडी नहीं लगती। यह अफसोस की बात है कि इतनी अच्छी लड़की ऐसी है। मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए एक गिलास पानी डालो। जियांग मैट हान ने उसे दूर धकेल दिया। जियांग हू ही धीरे से बोल सकते हैं। वह उठकर बाहर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। आम तौर पर शांत रहने वाले ग्यांग मैट हान के चेहरे पर अचानक दर्द दिखाई दिया। वह अपनी छाती से लिपट गया। वहां तेज दर्द हो रहा था। अध्याय 1680। हर कोई जानता है कि वह उससे प्यार करती है, केवल वह स्वयं स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। सारा दर्द छुपाने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लिविंग रूम में खाओ मिन्ह डायम ने चाय का एक बर्तन रखा और उसे अंदर लाने की तैयारी कर रहा था। तभी ग्यांग हू खिएम बाहर निकलने के लिए निकला। ग्यांग हू खिएम ने खाओ मिन्ह दीम को पकी हुई चाय का बर्तन पकड़े हुए देखा और पूछा, माँ, चाय बनाओ? यह सही है, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं तुम दोनों के पीने के लिए चाय बनाती हूँ। खाओ मिन्ह डायम ने उसे चाय दी। इसे अंदर लाओ और मेरे साथ पियो, अभी तुम्हें प्यास लगने का समय है। जियांग हू खिएम पानी लाया। खाओ मिन्ह दीम मुस्कुराए, सचमुच? तो जल्दी करो और इसे अंदर ले आओ। ग्यांग हू खीम ने मासूमियत से उससे कहा, माँ, आपको अपने भाई को माफ करने की कोशिश करनी होगी। वह कठोर दिल वाला व्यक्ति नहीं है। जब तक आप ईमानदार हैं, वह आपको निश्चित रूप से माफ कर देगा। खाओ मिन्ह डायम लापरवाही से मुस्कुराया। उसने अपने दिल में सोचा कि वह एक कठोर दिल वाला व्यक्ति था। माफी मांगना बेकार होगा। उसके दिल में हमेशा यह अंकित रहता था कि जब वह बच्चा था तो उसकी दादी ने उसके साथ क्या व्यवहार किया था। वह अस्पताल में आखिरी बार पहले से ही जानती थी कि ग्यांग मैट हान को माफ करने के लिए शालीनता से बात करने की कोशिश करना मूल रूप से असंभव था। तो 8230, मुझे पता है, जल्दी अंदर आओ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। उसने अपने बेटे से आग्रह किया। ग्यांग हू खिएम कमरे में चाय लेकर आया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो ग्यांग मैट हान ने अपनी शांत अभिव्यक्ति बहाल कर ली थी। उसने पकी हुई चाय का बर्तन उठाया, 2 कप डाले, 1 कप लिया और ग्यांग मैट हान को दे दिया। भाई, क्या तुमने सचमुच खाना खा लिया? जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो क्या यह काम से छुट्टी लेने का समय नहीं है? जियांग मैट हान ने सीधे उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन हल्के से सिर हिलाया। ग्यांग हू खिएम ने पानी का एक घूंट लिया और थोड़ी आह भरी, लेकिन वह मूर्ख व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि उनके दिलों में अभी भी समस्याएं हैं और उन्हें जल्दी से हल करना असंभव है। यह सब इसलिए है क्योंकि मेरी माँ अच्छी नहीं है। यदि मैं चुन सकता तो मैं भी अपनी माँ से जन्म लेने की आशा करता। भाइयों में सामंजस्य है, परिवार सुखी है। ये सब दूर की इच्छाएं हैं। भाग्य ऐसा ही है। ग्यांग हू खिएम भावुक हो गया। जियांग मैट हान ने इस समय अपनी आंखें नीची कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह जियांग हू की बेपसी को महसूस कर पा रहा है। भैया, पानी क्यों नहीं पीते? उसने पाया कि ग्यांग मैट हान ने कहा कि वह प्यासा था, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। इसके विपरीत, वह पहले ही 1 कप पानी पी चुका था। जियांग मैट हान ने पानी पीने के लिए अपना सिर उठाया। वह वास्तव में थोड़ा प्यासा था। उसने कप लिया और उसे दिया। मुझे वापस जाना है, उम्मा, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ग्यांग हू खिएम दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हुआ। गिलास मेज पर रखा, लेकिन जब वह व्हीलचेयर को धक्का देने के लिए मुड़ा तो उसे अचानक थोड़ा चक्कर महसूस हुआ। 8221, मेरे साथ गलत क्या है? ग्यांग हू खिएम ने अपना माथा ढक लिया। उसका शरीर भी झूल गया।
जियांग मैट हान को कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत मेज पर रखी पानी की बोतल की ओर देखा। क्या यह चाय आपके द्वारा बनाई गई नहीं है? मेरी माँ ने इसे बनाया है। इसमें गलत क्या है? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। गियांग मत हान ने अपना सिर घुमाकर गियांग हू खिएम की ओर देखा जो जमीन पर बेहोश हो गया था और घबराकर उसे पुकार रहा था। जियांग हू खिएम। इस समय वह बेहोश हो गया। वह पूरी तरह से बेहोश हो गया था। गियांग मैट हान के दिमाग में पहला विचार यह आया कि वह जल्दी से इस जगह को छोड़ दे। उसके पैर चलने के लिए सुविधाजनक नहीं थे। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और नामथान को फोन किया। कई बार फोन आया लेकिन किसी ने उठाया नहीं, शायद उसे बुरा लगने लगा था। धीरे धीरे उसकी नज़र धुंधली होने लगी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। खड़खड़ाहट। कमरे का दरवाजा अचानक खुला। अध्याय 1681। खाओ मिन्हदीम दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपने बेटे को जमीन पर बेहोश होते देखा। बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई, बस थोड़ा सा घबरा गई। उसकी मदद करने के लिए अंदर गई। बेटा, मैं यह सिर्फ तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए कर रही हूँ। सुंदरता। खाओ मिन्हदीम को भी कमोबेश गियांग हू खीम के व्यक्तित्व के बारे में पता था। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से अपने भाग्य पर कब्जा करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने के लिए सहमत नहीं होता। सौभाग्य से यह दवा इसे लेने वाले को ही बेहोश कर देती है। कोई सीक्वेल नहीं छोड़ता। इस समय गियांग मैट हान का फोन कनेक्ट था। नाम थान की आवाज प्रसारित हुई। महाप्रबंधक मैट हान। खाओ मिन्ह डायम ने आवाज सुनी और तुरंत देखा। जैसे ही गियांग मैट हान ने बोलने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, खाओ मिन्ह डायम ने फोन छीन लिया और फिर फोन काट दिया। जियांग मैट हान की चेतना अधिक से अधिक बेहोश हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। खाओ मिन्ह डायम ने बिजली बंद कर दी और फोन कूड़ेदान में डाल दिया। हंसते हुए कहा, आज मैं किसी को भी अपनी योजनाओं में बाधा डालने की अनुमति नहीं दूंगा। अपने बेटे को बिस्तर पर सुलाने में मदद करने के बाद वह दरवाजे से बाहर गया और नकाब पहने महिला को अंदर आने के लिए बुलाया। खाओ मिन्ह हान ने कहा, वह यहाँ नहीं हो सकता। नाम थान भी इस पते को जानते हैं। अगर वह तलाश में आ गया तो परेशानी होगी। लैंगवी ने कहा, मेरे पास एक जगह है। अभी अभी मिन्ह डायम ने उस व्यक्ति को अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला जो लैंगवी था। खाओ मिन्ह डायम हमेशा से परिवार के भाग्य पर कब्जा करना चाहती थी। उसने 7 बार गियांग जून को गियांग मैट हान को खोजने के लिए उकसाया। हर बार गियांग मैट हान ने उसे अस्वीकार कर दिया। अस्पताल से लौटने के बाद वह जानती थी कि गियांग मैट हान बहुत दृढ़ था। उसने तुरंत गियांग मैट हान को हार मानने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। इसी समय लैंगवी उसके पास आया। लैंगवी को वापस आकर पता चला कि टोंग नगोन हाय ने सिटी बी छोड़ दिया है। बदला लेने के लिए उसे ढूंढना असंभव था। वह सिटी बी नहीं छोड़ सकती थी। उसे लोगों को देखने के लिए अपने असली चेहरे का उपयोग करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर वह लापरवाह थी तो दूसरों को पता चल जाएगा। इसलिए उसने अपना लक्ष्य गियांग मैट हान में बदल दिया। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह अपने आप पर निर्भर रहकर कुछ नहीं कर सकती। उसे पता चला कि गियांग मैट हान की सौतेली माँ खाओ मिन्हदीम हमेशा गियांग मैट हान के साथ बुरा व्यवहार करती थी और उसके पास जो कुछ भी था उसे छीन लेना चाहती थी। बात बस इतनी है कि अब गियांग मैट हान उसके लिए मनमाने ढंग से व्यवस्था करने वाली बच्ची नहीं रह गई है। लैंगवी ने ही इस बात को समझा। खाओ मिन्ह डायम के पास गई और उसे एक विचार दिया और खाओ मिन्ह डायम से यह भी कहा कि वह खांग विन्ह समूह को संभालने में उसकी मदद कर सकती है। निश्चित रूप से खाओ मिन्ह दीम तुरंत सहमत हो गए। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, यह कहावत बिल्कुल भी गलत नहीं है। सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
हमने इस योजना पर चर्चा की। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को इस योजना के बारे में पता था वह जियांग तुआन था। जब उसे पता चला तो उसे इस पद्धति का उपयोग करना पड़ा, न रोका न आपत्ति की। मेरा घर, पहले उसने एक घर खरीदा था जो घर तोड़ा गया था, उसके अलावा वहां एक और घर था। उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। खाओ मिन्ह डायम ने पूछा, क्या यह सुरक्षित है? लैंगवी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सुरक्षित। उसने जियांग मैटहान की ओर देखा जो बेहोश हो रहा था, बुरी तरह मुस्कुराई। अंत में तुम फिर भी मेरे हाथों में पड़ गए। खाओ मिन्ह डायम ने कहा, ठीक है, अभी खाली समय नहीं है, चलो मुख्य काम करते हैं। लैंगवी बहुत सहयोगी थी, उसने खंडन नहीं किया। यह सच था कि अब बात करने का समय नहीं था। वह व्हीलचेयर के पास चली गई। व्हीलचेयर जियांग मैटहान को धक्का देती थी। चलो चलते हैं। खाओ मिन्ह दीम ने अपने बेटे की ओर देखा और सिर हिलाया। 1 घंटे के बाद वे जियांग मैटहान को उस घर में ले गए जिसे लैंगवी ने पहले खरीदा था। यह प्रक्रिया बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। जियांग मैटहान व्हीलचेयर पर बैठे थे, बस व्हीलचेयर को धक्का देने के लिए लैंगवी की जरूरत थी। खाओ मिन्ह दीम अंधी गेंद को उछालने के प्रभारी हैं। रास्ते में बहुत सुविधाजनक। जब जियांग मैटहान जाग गया, व्हीलचेयर से रस्सी से बंधे होने के कारण उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी नहीं हिला सका। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। लैंगवी उसके सामने खड़ी थी। वह स्नान कर चुकी थी, साफ कपड़े पहन चुकी थी और उसे देख रही थी।